हेलो विद्यार्थियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल फ्यूचर फाउंडेशन सेंटर पर। आप सभी का लाइव क्लास स्टार्ट हो चुका है। आप सभी लोग जुड़ जाइए। और जैसा कि देखा जाए 16वां आज का मॉर्निंग डोज है और इस मॉर्निंग डोज में आपका देखा जाए तो इस क्लास में आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव होने वाले हैं। जितने भी आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट है ऑब्जेक्टिव इस क्लास में आपको देखने को मिलेंगे, तो आप सभी प्रश्नों को विशेष ध्यान करके देखिएगा। और ऐसा ही प्रश्न आपको बोर्ड पेपर 2025 में यानी 1 मार्च को आपको देखने को मिलेगा। तो जितने भी विद्यार्थी जुड़ चुके हैं एक बार सभी लोग कमेंट करेंगे और हम बढ़ते हैं पहले प्रश्न के साथ, जैसा कि आपको स्क्रीन पे दिख रहा है। जैसा कि देखिए आपका पहला प्रश्न जो स्क्रीन पे दिख रहा है, कह रहा है कि 45-60 का HCF। इस तरह से HCF आपका अभाज्य गुणनखंड विधि से प्रतिबंधित करके पूछेगा, नहीं तो जैसे मन आप वैसे निकाल सकते हैं। इसमें देखा जाए तो प्रतिबंधित कुछ नहीं किया है, तो आप जिस भी विधि से करना चाहें कर सकते हैं। जैसे हम करना चाहें तो भाग विधि से आप करिएगा तो सबसे अच्छा रहेगा। और करेक्ट आंसर देखा जाए तो आपका आता है, जैसा कि भाग विधि से क्या करते हैं, अगर दो संख्या हो चाहे जितना भी संख्या हो तो सबसे छोटी वाली से बड़ी वाली में से हम भाग देना चालू करते हैं। जैसा कि दो ही इसमें संख्या है तो 45 से हम किस में भाग देंगे, तो 60 में। क्या करेंगे, 45 से 60 में भाग देंगे तो आपका भाग एक बार जाएगा। क्या एक बार जाएगा, फिर आप घटाएंगे तो आपका कितना हो जाएगा, 10 में से 5 जाओ 5 और 5 में से 4 जाओ 1। अब यह आपका देखा जाए तो क्या बन जाएगा, भाजक बन जाएगा। और यह भाजक जो था वो भाज्य बन जाएगा, यानी आपका देखा जाए तो ये 45 हो जाएगा। क्या आपका ये 45 यहाँ हो जाएगा और इसमें हम 15 से भाग देंगे तो भागफल 3 आ रहा है और यह 45 3 बार में देखा जाए तो कट जा रहा है। और जो संख्या लास्ट में इसको विभाजित कर देती है वही आपका क्या होता है, HCF होता है। क्या होता है, HCF होता है। यानी इस क्वेश्चन का आंसर देखें तो आपका करेक्ट बी ऑप्शन हो जाएगा। लेकिन बहुत लोग मार देते हैं सी पे, ऐसा नहीं करते हैं। ठीक है, तो इस तरह से आप भाग विधि से देने का प्रयास कीजिएगा। उम्मीद करते हैं आपका करेक्ट होगा। हाँ, खुश रहिए पिंकी, खुश रहिए, जुड़ गई हो यह कि जगी हो ना। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। अब आते हैं दूसरा। देखिए आपका दूसरा क्वेश्चन करा कि एक अशून्य परिमेय और आपका अपरिमेय संख्या, क्या एक अशून्य परिमेय संख्या और आपका एक अपरिमेय संख्या के अगर देखा जाए का गुणनफल क्या होगा। तो इसका उदाहरण के रूप में अगर हम देखें, जैसे आपका एक परिमेय संख्या मान लीजिए 2 है और आपका अपरिमेय संख्या रूट में 2, और इनका दोनों का अगर हम गुणनफल करेंगे, क्या करेंगे, गुणनफल करेंगे तो हमारा प्राप्त होगा 2 रूट में आपका 2 प्राप्त होगा। और ये जो संख्या हमें प्राप्त हो रही है 2 रूट में 2, यह आपका क्या है, आपका अपरिमेय है। क्या है, अपरिमेय संख्या है ये। अब रही बात की और हम उदाहरण लेते हैं। जैसे मान लीजिए कि परिमेय मान लीजिए कि 2/5 है। क्या है, आपका ये 2/5 जो संख्या है एक परिमेय संख्या है। और इस परिमेय संख्या में देखा जाए हम अगर गुणा करेंगे, मान लीजिए रूट में आपका 5 से हम गुणा कर रहे हैं, रूट में 5 से हम गुणा कर रहे हैं, तो ये हमें जो संख्या प्राप्त होगी 2 रूट में 5, क्या होगा 2 रूट में 5 और अपान में आपका 5 देखा जाए। और यह भी आपका जो संख्या हो रही है यह क्या प्राप्त हो रही है, अपरिमेय संख्या प्राप्त हो रही है। क्या हो रही है, आपका अपरिमेय संख्या प्राप्त हो रही है। अगर हम कोई और संख्या लेते हैं 1/3, और 1/3 देखा जाए तो एक परिमेय संख्या है। और इस परिमेय संख्या में हम अगर रूट में 2 जो कि आपका अपरिमेय संख्या है, अगर इसका हम गुणा करेंगे तो हमें प्राप्त होगा रूट में 2 बटे में क्या हो जाएगा 3, जो कि ये भी क्या है आपका संख्या, ये अपरिमेय संख्या है। यानी हम हर केस में देखें कि जब परिमेय और अपरिमेय में गुणा हो रहा है तो अपरिमेय प्राप्त हो रहा है, यहाँ भी अपरिमेय प्राप्त हो रहा है, यहाँ भी अपरिमेय। यानी इसका आंसर होगा हमेशा क्या हो जाएगा, अपरिमेय। क्या होगा, यहाँ देखा जाए तो हमेशा अगर क्या अशून्य परिमेय और अपरिमेय संख्या में हम गुणनफल देखें तो हमेशा आएगा जो क्या होगा, अपरिमेय ही प्राप्त होगा। ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया, 4 बजे का ही आप जगी हैं तो बहुत बढ़िया बात है। पढ़िए, आप जितना हो सके उतना पढ़िए। अगला देखें, एपी कह रहा है कि 13, 19 ... 205 के पदों की संख्या बताना है। यानी n का मान आपसे पूछ रहा है और आपसे दिया क्या है। देखा जाए इस श्रेणी में तो प्रथम पद आपका दिया हुआ है। क्या दिया है, प्रथम पद, जिसे हम a से डिनोट करते हैं। a बराबर आपका कितना दिया हुआ है, 13। और रही बात की हम अगर सार्वंतर देखें, क्या सार्वंतर देखें तो सार्वंतर जिसे हम d से प्रदर्शित करते हैं ये होता है a2 माइनस a1। a2 की बात करें तो आपका ये a2 है, ये क्या है a1। यानी 19 में से अगर हम 13 को निकालते हैं, क्या करते हैं 13 निकालते हैं तो आपका 6 बच जाएगा।
यानी सार व अंतर देखा जाए तो हमारा डी। लेकिन इस श्रेणी का अंतिम पद भी हमारा दिया हुआ है। क्या अंतिम पद भी? सूर्या यादव गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। आपका देखा जाए तो अंतिम पद हमारा जो दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है? अंतिम पद की हम बात करें तो अंतिम पद जिसे हम एल से, स्मॉल एल से प्रदर्शित करते हैं, और यह 205 दिया हुआ है। क्या 205 दिया हुआ है। अच्छा, जब हमारा अंतिम पद रहता है तो हमारा क्या होता है? ए एनवा पद जो होता है, क्या हम ए एनवा पद जो निकालते हैं वह होता है एल माइनस एन माइनस 1 इंटू डी होता है। और एल का मान देखा जाए तो आपका कितना दिया हुआ है? एल का मान आपका 205 दिया हुआ है। 205 माइनस एन, क्या आपका एन, अंत से एनवा पद निकाल दीजिए। अंत से ए एनवा इजकल टू होता है एल इजकल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी होता है। और अंतिम पद आपका 205 दिया हुआ है। ए का मान देखें तो आपका कितना दिया हुआ है? 13 प्लस एन का मान हमें ज्ञात करना है, और डी का मान आया है आपका कितना? 6। यहाँ से हम अगर इसको मल्टीप्लाई करके हल करें तो 205 बराबर आपका 13 प्लस ये 6 से दोनों पदों में हमारा गुणा होगा, यानी 6n माइनस क्या हो जाएगा? 6 हो जाएगा। बोलिए, यहाँ तक किसी प्रकार का कोई समस्या नहीं होना चाहिए। आपका ए एनवा जो पद होता है, हम अगर अंतिम पद दिया रहता है तो अंत से भी हम एनवा पद निकाल सकते हैं। अब रही बात ये कि 205 आपका है, 205 और 13 में से आपका 6 निकल जाएगा तो आपका बचेगा 7 प्लस में 6n। अब हमको हल करना है 6n, यानी हम 7 को चाहे तो इधर लेकर आ सकते हैं, यानी कि इधर लेकर आएंगे तो आपका हो जाएगा 6n इजकल टू 205 माइनस में आपका 7 हो जाएगा। 6n इजकल टू, अगर इसमें से 7 निकालेंगे तो आपका 198 बच जाएगा। यहाँ से अगर हम n का मान निकालते हैं तो 198 बटे में 6 हो जाएगा। 6 से इसको भाग देंगे, कटाएंगे 198 का, तो कितने बार में कटेगा? देखा जाए तो 36 18, फिर बचेगा 1 यानी 18, 36 18, n बराबर देखा जाए तो 33। यानी इस श्रेणी में पदों की जो संख्या होगी टोटल क्या होगी? आपका 33 होगी। क्या होगी? 33 होगी। ठीक, चलिए बहुत बढ़िया, समझ में आ रहा है तो बहुत बढ़िया। और ये आपका अंत से हम निकाल सकते हैं, यानी इधर से हम अगर पदों की संख्या कहें तब भी हमारा ये भी फार्मूला लगेगा, इस बात को ध्यान रखिएगा। चलिए आते हैं अगले नंबर क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन जो है एपी का दूसरा पद, क्या है आपका? एपी का दूसरा पद, और 7वां पद कह रहा है कि -11। ठीक है, 7वां पद, एपी का दूसरा पद आपका 4 दिया हुआ है, और 7वां पद देखा जाए तो -11। अच्छा, एपी का अगर हम देखें तो दूसरा पद को क्या लिख सकते हैं हम? T2 को क्या लिख सकते हैं? T2 यानी कि दूसरा जो पद है हम A प्लस क्या लिख सकते हैं? D, और दूसरा पद इसको लिख सकते हैं, और दूसरा पद हमें 4 दिया हुआ है। समीकरण 1 बना लेंगे, जैसा प्रश्न कह रहा है वैसे हमने बना रहा है। दूसरा पद जिसको T2 कह सकते हैं, और T2 दूसरा जो पद होता है, अगर सार व अंतर हम प्रथम पद में जोड़ दें तो हमारा दूसरा पद ज्ञात हो जाता है। क्या होता है? दूसरा पद हमें ज्ञात हो जाता है। अब रही बात कि 7वां पद भी पूछ रहा है कि 7वां पद क्या है? -11, यानी कि जिस प्रकार से T2 लिखे हैं उसी प्रकार से हम 7वां पद भी लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं? 7वां पद, यानी 7वां पद लिखने के लिए हम A प्लस 6D लिखेंगे, यानी यह 7वां पद कितने के बराबर है? तो -11 के। इसका मतलब यह समीकरण नंबर 2 हो जाएगा। यहाँ तक किसी प्रकार का कोई दिक्कत नहीं है, होगा तो जरूर बताइएगा। उसके बाद से अब देखा जाए इसमें से हम क्या करते हैं कि समीकरण 2 में से अगर 1 को घटा देते हैं तो A का मान घट जाएगा, यानी कि कैंसिल हो जाएगा, केवल बचेगा D, और D का मान निकल जाएगा तो हम समीकरण 1 में ले जाकर के रख देंगे। चलिए, तो हम क्या करते हैं? समीकरण 2 में से 1 को हटाते हैं, लिखेंगे समीकरण 2 में से समीकरण 1 को घटाने पर, ठीक है, अगर हम समीकरण 1 को घटाते हैं तो क्या होगा? A प्लस 6D, ये समीकरण आपका देखा जाए बराबर में हमारा -11 है। समीकरण ये 2 है, इसमें से घटाते हैं पहला समीकरण A प्लस D बराबर आपका 4 दिया हुआ है, समीकरण 1 है।
ठीक। अब देखिए घटाते वक्त हम जानते हैं कि नीचे का चिन्ह जो होता है बदल जाता है, यानी ये प्लस है तो माइनस, ये भी प्लस है तो माइनस, और ये भी प्लस है तो क्या हो जाएगा माइनस, और ये प्लस से माइनस कट जाएगा और 6D में से D निकलेगा तो आपका 5D बच जाएगा। और देखिए ये माइनस है और ये भी माइनस तो आपका माइनस हो जाएगा, और 11 में 4 जोड़ेंगे माइनस तो आपका कितना बच जाएगा 15 बचेगा। यहाँ से D का मान निकालते हैं, -15 बटे क्या हो जाएगा आपका 5, यानी आपका देखा जाए तो -3 आ रहा है। किसका मान? D का मान। यानी D का मान देखा जाए सार्व अंतर हम निकाल लिए हैं -3, और यह D का मान हम समीकरण 1 में ले जाकर के क्या करेंगे रख देंगे। क्या करेंगे? समीकरण 1 में ले जाकर के रखेंगे। हमें A का भी तो मान पता होना चाहिए, इसका हमें A पता होना चाहिए। ठीक है, सार्व अंतर ही पूछ रहा है केवल, चलिए कोई बात नहीं, केवल सार्व अंतर ही पूछ रहा है तो -D क्या हो जाएगा करेक्ट, इसका आंसर हो जाएगा। देखिए कह रहा है कि तो सार्वंतर होगा, केवल हमसे सार्वंतर पूछ रहा है तो सार्वंतर इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा आपका D आंसर आप सभी का करेक्ट हो जाएगा। अब आते हैं अगले नंबर क्वेश्चन, देखा जाए तो 4 नंबर क्वेश्चन जो है आपका कह रहा है कि 4/5 A2 किसी AP के 3 क्रमागत पद हैं और A का मान कह रहा है कि होगा, A का मान, यानी कि ये जो दिया है पद 3 क्रमागत पद ये समांतर श्रेणी के हैं, क्योंकि ये पहले ही बोल रहा है कि AP के हैं। क्या है? AP के 3 पद हैं, यानी पहला पद, दूसरा पद और तीसरा पद दिया हुआ है। उसके बाद से जब ये दिया हुआ है तो हमारा A बराबर क्या हो जाएगा 4/5 हो जाएगा। फिर अगर देखा जाए A1 ये हो जाएगा, अगर A2 की बात करें तो कितना हो जाएगा A, और आपका देखा जाए A3 बराबर अगर निकालेंगे तो ये तीसरा पद है यानी कि 2। अच्छा, जब कोई हमारा सीरीज AP में रहता है सार्वंतर उसका देखा जाए तो सब बराबर होता है, यानी कि D1 D2 D3 हम निकालेंगे तो ये सभी आपस में क्या होगा बराबर होगा। चूंकि लिखेंगे कि श्रेणी, चूंकि श्रेणी आपका क्या है, श्रेणी देखा जाए तो आपका AP में है। क्या है? AP में है। जब AP में है तो हमारा D1 इक्वल टू क्या होगा D2, तो D1 हम निकालेंगे पहले। अगर हम D1 निकालें सार्वंतर पहला तो हमारा D1 बराबर क्या हो जाएगा A2 माइनस क्या होगा A1। यहाँ से देखा जाए A2 का मान, तो A2 का मान A है माइनस A1, A1 का मान क्या है 4/5, 4/5, इसका बटे 1 लिख करके इसको अगर हल करेंगे तो 5 का A में गुणा हो जाएगा 5A माइनस 4 बटे में क्या हो जाएगा आपका 5, यानी D1 का वैल्यू देखा जाए तो हमें प्राप्त हुआ है 5A माइनस 4/5 प्राप्त हुआ है। इसके बाद हम क्या करते हैं D2 का मान निकालते हैं। क्या करते हैं? अगर D2 का मान निकालेंगे तो इसे लिख सकते हैं A3 माइनस क्या A2, क्या लिख सकते हैं A3 माइनस A2, यानी कि तीसरे पद में से हम दूसरे पद को घटाएंगे। तीसरा पद क्या है 2 है, और आपका देखा जाए तो दूसरा पद क्या है तो A है, यानी इसका मतलब कि हमें 2 माइनस में A प्राप्त हो रहा है। चूंकि देखा जाए तो हमारा D1 बराबर क्या होगा DT, क्योंकि यह सीरीज है AP में तो हमारा दोनों आपस में क्या हो जाएगा बराबर हो जाएगा। अंजुम गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। तो यहाँ से हमारा जब ये समीकरण 1 मान लीजिए, अगर हम समीकरण 1 से देखें तो सभी सार्वंतर आपस में क्या होते हैं बराबर होते हैं, तो हमारा यह मान और यह मान दोनों आपस में क्या होगा बराबर होगा। ठीक है, क्या AP में है तो हमारा D1 बराबर क्या होगा D2, तो हम लिखेंगे इसका मान 5A माइनस 4/5 बराबर 2 माइनस A, क्या होगा 2 माइनस A हो जाएगा। अब यहाँ से हम हल करेंगे इसको, यहाँ से देखिए हम चाहें तो इसको तिर्यक गुणा करके हल कर सकते हैं, यानी आपका इसका बटे 1 लिख देंगे और बटे 1 लिख करके आप तिर्यक गुणा कर देंगे। देखिए 1 का अगर इस 5A माइनस 4 में गुणा करेंगे तो इसके मान में कोई परिवर्तन नहीं होगा, बराबर 2 का हम किस में गुणा करेंगे 2 माइनस A का 5 से, 2 माइनस A का 5 से गुणा करेंगे। यहाँ से देखा जाए तो 5A माइनस 4 और 5 दुना के कितना हो जाएगा 10 माइनस 5A। यहाँ देखिए प्लस में 5A और यहाँ माइनस, इस माइनस 5A को इधर लेकर आएंगे, पक्षांतर करेंगे। पक्षांतर जब हम करेंगे तो हमें मिलेगा 5A और ये माइनस 5A इधर लेकर आएंगे तो यह आपका प्लस में हो जाएगा। क्या हो जाएगा प्लस में 5A
बराबर 10a ये है, और ये माइनस वाला पक्षांतर करेंगे इधर तो प्लस में आपका हो जाएगा, यानी 5a और 5a को जोड़ेंगे तो 10a और 10 4 हमारा कितना हो जाएगा 14। यहाँ से हमें a का मान चाहिए, क्या चाहिए a का मान चाहिए। तो a का मान ज्ञात करने के लिए 10 में हम 14 में किससे भाग देंगे 10 से, तो 14 बटे हमारा 10 हो जाएगा। इसको अगर कटाएंगे तो 2 7 14, 2 बटे 5 सॉरी 2 5 10, यानी a बराबर देखा जाए तो 7 बटे कितना आ रहा है तो 5 आ रहा है। a बराबर देखा जाए तो 7 बटे 5 आपका क्या आ रहा है a का मान, जो a इसमें अज्ञात राशि है दूसरा पद, दूसरे पद का मान क्या होगा 7 बटे 5 हो जाएगा। बोलिए यहाँ ये क्वेश्चन समझ में आया? कमेंट कीजिए, सभी लोग कमेंट कीजिए और आंसर भी देते रहिए। अगर जानते हैं तो आप प्रयास कीजिए, जितना प्रयास करेंगे उतना ही सही रहेगा। अब ये क्वेश्चन देखा जाए तो कह रहा है कि समांतर श्रेणी 2 6 10 14 डॉट डॉट का कौन सा पद आपका 82 है, कौन सा पद आपका 82 है। हम मान लेंगे कि माना श्रेणी का क्या है ए एनवा जो पद है, ए एनवा जो पद है क्या है 82 है, ठीक है, ए एनवा पद क्या है 82 है। अब रही बात ये कि हम अगर ए एनवा मान लिए हैं कि 82 है तो हमारा यहाँ से देखा जाए ए का मान क्या प्राप्त हो रहा है श्रेणी से, तो 2 प्रथम पद। अगर डी का मान देखें तो डी का मान 6 माइनस 2 यानी कि 4 आ रहा है। और हम चूंकि ए एनवा पद हमारा फार्मूला क्या कहता है, ए एनवा जो फार्मूला कहता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी होता है, और ए एनवा का मान दिया हुआ है कितना 82, तो 82 बराबर a का मान क्या है 2 है प्लस n माइनस 1 और d का मान क्या है आपका 4 है। अब इसको कैलकुलेट कीजिए, 82 बराबर देखा जाए तो 2 प्लस 4 का हम इन दोनों पदों में गुणा करेंगे तो 4n माइनस क्या हो जाएगा 4, 2 को इसमें से निकाल दीजिए, यानी 82 बराबर देखा जाए तो 2 माइनस 4 में से निकलेगा तो 4n प्लस में सॉरी माइनस में क्या बचेगा 2 बचेगा यहाँ, ठीक। उसके बाद से देखा जाए तो 4n यहीं रहने दीजिए, इस माइनस वाले को इधर लेकर आएंगे तो आपका प्लस में इधर हो जाएगा, क्या हो जाएगा आपका प्लस में बदल जाएगा, यानी कि आपका 4n बराबर 82 और प्लस में आपका 2, यानी 4n बराबर देखा जाए तो क्या हो जाएगा 84 हो जाएगा। n बराबर देखा जाए तो 84 बटे में क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा। यहाँ से हम इसको कटाएंगे तो 4 दूना के 8, 4 एकम में 4, यानी n का मान जो आ रहा है 21 आ रहा है, क्या आ रहा है 21, यानी आपका देखा जाए इस श्रेणी का 21वां जो पद होगा वह क्या होगा 82 होगा, क्या होगा इस श्रेणी का 21वां जो पद होगा आप सभी का 82 होगा, ठीक है। पिंकी प्रयास करके आंसर देने का प्रयास कीजिए, आप सभी लोग आंसर आप सभी लोग दीजिए, कमेंट कर नहीं रहे हैं, 21 होगा। अब देखिए कह रहा है कि किसी बिंदु y अक्ष से, क्या किसी बिंदु की y अक्ष से दूरी उस बिंदु का क्या कहलाता है, y अक्ष से दूरी उस बिंदु का क्या कहलाता है। अगर कोई बिंदु है और y अक्ष से अगर उसको दूरी देखेंगे तो हमारा y अक्ष तो ये होता है, क्या होता है y अक्ष, और y अक्ष हमारा ऊर्ध्वाधर होता है। अगर इससे हमको दूरी निकालना हो तो हमको मूल बिंदु से दाहिने जाना पड़ेगा, नहीं तो हमें बाएं जाना पड़ेगा। यानी कि हम अगर दाहिने और बाएं जब जा रहे हैं, लेफ्ट एंड राइट हम चल रहे हैं, तो किस अक्ष पे चल रहे हैं, तो x अक्ष पे चल रहे हैं। देखिए x अक्ष पे हम चल रहे हैं, यानी x अक्ष का निर्देशांक हमें प्राप्त हो रहा है, क्या प्राप्त हो रहा है x अक्ष का निर्देशांक प्राप्त हो रहा है, ठीक है। x अक्ष का हमें निर्देशांक प्राप्त हो रहा है, x अक्ष का निर्देशांक प्राप्त हो रहा है, तो आपका क्या हो जाएगा करेक्ट जो ऑप्शन हो जाएगा वह बी ऑप्शन हो जाएगा। जब हम y अक्ष से दूरी निकालते हैं तो x पे चलते हैं, तो x अक्ष का निर्देशांक अगर पूछे कि x अक्ष से बताइए दूरी तो y पे चलेंगे, तो y अक्ष का निर्देशांक जिसे हम कोटि कहते हैं। 6 का भी वेरी गुड। अब आते हैं अगले नंबर प्रश्न है। अगला नंबर प्रश्न देखा जाए तो 7 नंबर क्वेश्चन आपका देखा जाए
तो 7 नंबर जो क्वेश्चन है, बिंदुओं ए बी और बी माइनस ए के बीच की दूरी होगी। इन दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी पूछ रहा है, और ये आपका दो बिंदुओं के बीच की दूरी और मूल बिंदु से बीच की दूरी, ठीक है। और आपका देखा जाए तो दो बिंदुओं के मध्य बिंदु का निर्देशांक, ये क्वेश्चन हमेशा रिपीट है और पूछेगा। आपका दिया है बिंदुओं, ये आपका किसी बिंदु का निर्देशांक ए बी दिया हुआ है और दूसरे का दिया है बी माइनस ए के बीच की दूरी। हम मान लेते हैं ये बिंदु आपका ए है और ये आपका क्या है, बी है, जिसका निर्देशांक ये आपका x1 हो जाएगा, ये y1 हो जाएगा, यहाँ देखें तो x2 और ये क्या हो जाएगा, y2। दो बिंदुओं के बीच की दूरी के लिए सूत्र क्या होता है, चूंकि हम देखें तो d बराबर जो होता है फार्मूला क्या होता है, x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर, ये हमारा फार्मूला होता है। मान को रखेंगे, क्या करेंगे, यहाँ से हम जो x1 y1 x2 y2 देख रहे हैं वो ले आकर के इसमें मान रखेंगे। 7 का ऑप्शन बी आ रहा है, ऑप्शन बी। अच्छा चलिए देखते हैं, यहाँ से हम इसको हल करेंगे तो x1 का मान क्या है, x1 का मान a है, क्या है a, माइनस x2 का मान क्या है b, यानी a माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस y माइनस y1 का मान क्या है b है, और माइनस में आपका y2 है, तो माइनस में y2 है तो इसको मझोला कोष्टक में रखेंगे, यानी कि b और माइनस आपका क्या हो जाएगा a, क्या हो जाएगा, माइनस में a है और इसका होल स्क्वायर होगा। यहाँ से अब इसको हम हल करेंगे तो क्या हो जाएगा, a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो ये हो जाएगा a स्क्वायर प्लस में b स्क्वायर माइनस 2ab, a माइनस बी के होल स्क्वायर पे तोड़ेंगे ना तो ये आएगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab। अब रही बात ये कि प्लस है और आपका देखा जाए b और माइनस का a, माइनस में गुणा करेंगे तो ये आपका b प्लस a प्राप्त होगा, इसका होल स्क्वायर, यानी अब ये भी a प्लस बी के होल स्क्वायर पे टूटेगा। इसको जब हम तोड़ेंगे तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab, उसके बाद से प्लस आपका यह भी a प्लस बी के होल स्क्वायर पे टूटेगा, तो आपका बचेगा a स्क्वायर प्लस ये हो जाएगा बी स्क्वायर प्लस 2ab हो जाएगा। अब देखिए इसमें कुछ कट रहा है, ये माइनस 2ab और यहाँ प्लस 2ab, ये तो कट जाएगा। यहाँ a स्क्वायर, यहाँ भी a स्क्वायर, यानी इसको जोड़ेंगे तो रूट में बचेगा 2a स्क्वायर, फिर आपका यहाँ b स्क्वायर, फिर यहाँ देखा जाए तो b स्क्वायर, तो प्लस में 2 क्या हो जाएगा, b स्क्वायर, यानी हमारा जो आंसर प्राप्त हो रहा है क्या, रूट में 2a स्क्वायर प्लस में आपका b स्क्वायर, क्या रूट में 2a स्क्वायर प्लस 2b स्क्वायर हमें प्राप्त हो रहा है। यानी देखा जाए तो डी ऑप्शन आप सभी का करेक्ट होगा, हाँ पिंकी डी ऑप्शन होगा। चलिए अब आते हैं, x अक्ष का समीकरण y अक्ष का समीकरण पूछता है और सीधा इसका उल्टा बना देते हैं। क्या करते हैं, जिसका पूछता है उसके विपरीत हम जीरो कर देते हैं। अगर हमसे पूछ रहा है कि y अक्ष का समीकरण क्या होगा, तो y अक्ष का समीकरण निकालने के लिए ना x बराबर हम क्या करेंगे, जीरो कर देंगे, यानी इसका आंसर जो होगा x बराबर जीरो होगा। सीधा समझिए कि सीधा हम उल्टा जीरो कर देते हैं। अगर x का पूछ रहा है तो आपका हम y बराबर जीरो कर देंगे, अगर y का पूछ रहा है तो हम x बराबर क्या कर देंगे, जीरो कर देंगे, यानी इसका आंसर आपका बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। आते हैं, ये देखिए इनके बीच की दूरी आपका 5 है, कह रहा है ये सत्य है कि असत्य है, क्या है आपको बताना है। जबकि दो बिंदु दिया हुआ है और इन दोनों बिंदुओं के बीच की जो दूरी है क्या है, आपका 5 दिया हुआ है, सत्य असत्य के रूप में हमें बताना है। चलिए सत्य असत्य बताना हो चाहे कुछ भी बताना हो, हम देखें तो हम चूंकि जानते हैं कि दो बिंदुओं के बीच की जो दूरी होती है इसको d से प्रदर्शित करते हैं, और d बराबर हमारा फार्मूला कहता है कि x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। चलिए यहाँ से देखा जाए आपका क्या कि x1 हम मानेंगे ये आपका जो दो बिंदु दिए हुए हैं, ये x1 ये y1 यह x2 और ये क्या y2, हम मान को रखते हैं। x1 का वैल्यू देखा जाए तो क्या है, 2 है, माइनस x2 ये पहले से माइनस में दिया हुआ है, यानी इसको हम क्या करेंगे, कोष्टक में रखेंगे, ठीक है। तो आपका माइनस में 3 हो जाएगा और इसका होल स्क्वायर प्लस y1 का 0 है, y2 भी 0 है, इसका होल स्क्वायर।
हम अगर हल करें, क्या यहाँ माइनस का माइनस में गुणा करेंगे तो 2 और प्लस में 3 हो जाएगा, इसका स्क्वायर, और आपका 2 और 3 को जोड़ेंगे तो 5 का हमारा क्या हो जाएगा स्क्वायर, और यह देखा जाए तो आपका 5 आ रहा है, और यह कह रहा है कि इसके बीच की दूरी क्या है 5 है, तो इसके बीच की दूरी क्या है आपका 5 है। इसका मतलब यह जो दो बिंदुओं के बीच की दूरी जो दिया हुआ है यह 5, यह सत्य है। क्या है? नहीं नहीं, सत्य है, कह नहीं सकते, नहीं सत्य है। 5 आ रहा है ना, देखिए 5 आ रहा है तो ये सत्य है। ठीक, समझ में आया? बाकी सभी विद्यार्थी भी कमेंट करें। कमेंट नहीं कर रहे हैं तो केवल मतलब कि आप बैठकर केवल देख रहे हैं क्या आप लोग? अब आते हैं 10 नंबर क्वेश्चन, और 10 नंबर क्वेश्चन को हल करने से पहले हम पूरा कार्तीय तल का विश्लेषण कर दे रहे हैं। देखिए ये वाई आपका होता है, जो ऊर्ध्वाधर अक्ष होता है इसको वाई अक्ष बोलते हैं, और जो हमारा क्षैतिज होता है इसको बोलते हैं एक्स अक्ष। क्या बोलते हैं? एक्स अक्ष। और यह दोनों एक दूसरे को जब लंबवत प्रतिच्छेद करती हैं, काटती हैं, तो आपका ये देखा जाए कार्तीय तल को 4 बराबर भागों में विभाजित कर देता है। ये देखा जाए आपका वाई अक्ष और एक्स अक्ष जब एक दूसरे को लंबवत प्रतिच्छेद करती हैं तो जिस बिंदु पे ये प्रतिच्छेद करती हैं इस बिंदु को हम बोलते हैं मूल बिंदु। क्या बोलते हैं? मूल बिंदु बोलते हैं। मूल बिंदु का जो निर्देशांक होता है 0 0 होता है, और यह 4 बराबर भागों में विभाजित कर देता है, और ये प्रत्येक भाग को चतुर्थांश बोलते हैं। क्या बोलते हैं? चतुर्थांश बोलते हैं। क्या बोलते हैं? चतुर्थांश बोलते हैं। यानी यह प्रथम चतुर्थांश है, यह द्वितीय चतुर्थांश है, और यह क्या है आपका तृतीय चतुर्थांश है, और यह क्या है आपका चतुर्थ चतुर्थांश है। अब इसमें हम देखें तो हमको निर्देशांक बताना है किसका क्या होता है। ये आपका एक्स अक्ष जब मूल बिंदु से दाहिने तरफ चलते हैं तो ये आपका धनात्मक होता है, और मूल बिंदु से जब हम ऊपर वाई अक्ष पे चलते हैं तो ये भी आपका क्या होता है? धनात्मक होता है। लेकिन मूल बिंदु से हम एक्स अक्ष पे बाएं साइड में चलते हैं ना तो यह आपका ऋणात्मक हो जाता है। मूल बिंदु से वाई अक्ष पे अगर हम नीचे चलते हैं तो यह भी आपका क्या होता है? ऋणात्मक हो जाता है। अब हम प्रथम बिंदु का अगर निर्देशांक अगर बताएं तो पहले लिखते हैं एक्स, यानी एक्स हम चलेंगे तो धनात्मक, और ऊपर वाई चलेंगे तो ये भी धनात्मक यानी प्लस प्लस। दूसरे की अगर हम बात करें तो पहले हम एक्स लिखते हैं यानी कि माइनस, उसके बाद से क्या लिखते हैं? वाई लिखते हैं यानी कि माइनस प्लस दूसरे का होता है। तीसरे की बात करें तो पहले हम लिखते हैं क्या? एक्स माइनस, और दूसरा ये वाई लिखेंगे तो हमारा ये भी माइनस यानी माइनस माइनस। चतुर्थ चतुर्थांश की बात करें तो पहले हम लिखते हैं एक्स तो प्लस, और उसके बाद से लिखते हैं वाई तो माइनस। यानी अब रही बात कि हम बता सकते हैं कि ये किस चतुर्थांश में पड़ेगा। इसको लिखने के लिए यानी कि ये प्लस में है और ये आपका माइनस है। क्या है? प्लस और माइनस। और प्लस और माइनस देखा जाए तो चतुर्थ चतुर्थांश का क्या होता है? निर्देशांक होता है। शशि गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। हाँ, चतुर्थ चतुर्थांश में पड़ेगा। अब उम्मीद करते हैं कि अगर कोई दूसरा भी चतुर्थांश से क्वेश्चन दे कि किस चतुर्थांश में पड़ेगा तो आप आराम से बता सकते हैं इसको। ठीक है, अब बढ़ते हैं अगले नंबर क्वेश्चन, यानी कि ये इसका आंसर जो हो जाएगा चतुर्थ चतुर्थांश, जो कि आपका करेक्ट आंसर है। अब आते हैं अगले नंबर प्रश्न। अगला नंबर प्रश्न देखा जाए, कार्तीय तल में स्थित किसी बिंदु दिया है, इसका निर्देशांक कोई बिंदु है 6 4 दिया है, के कोटि का मान होगा। देखिए किसी भी अगर बिंदु का हम निर्देशांक लिखते हैं तो बिंदु का निर्देशांक लिखते वक्त हम क्या लिखते हैं? पहले तो आपका निर्देशांक जो होता है यह होता है पहले x और उसके बाद से y लिखते हैं। यानी x को क्या बोलते हैं? तो इसको बोला जाता है भुज, और y को क्या बोला जाता है? तो इसको बोला जाता है कोटि। क्या बोला जाता है? भुज और कोटि। यानी इसमें अगर हम कोटि का मान देखें, क्या कोटि, तो कोटि हमारा y वाला है, y वाला, और y का मान क्या दिया हुआ है? 4। क्या दिया हुआ है? 4। तो आपका बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। क्या होगा? बी ऑप्शन आप सभी का करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, दोनों में ध्यान से देखिए, आपका पहले एक्स अक्ष को भुज बोलते हैं, वाई को क्या बोलते हैं? कोटि बोलते हैं। तो आप सभी का करेक्ट वाई का मान होगा यानी कि 4 होगा। आते हैं 12 नंबर क्वेश्चन। अब देखिए बिंदु दिया है आपका ए, और ए बिंदु का निर्देशांक दिया है 2 - 4, और बी का निर्देशांक दिया है 4 - 2 को मिलाने वाली रेखाखंड का मध्य बिंदु किसका पूछ रहा है? मध्य बिंदु। और चूंकि हम जानते हैं कि मध्य बिंदु का जो निर्देशांक होता है, क्या? मध्य बिंदु का जो निर्देशांक होता है, मध्य बिंदु का निर्देशांक
तो आपका मध्य बिंदु का निर्देशांक की अगर हम बात करें तो यह होता है आपका क्या, एक्स वाई बराबर, क्या एक्स वाई बराबर अगर देखा जाए तो यह होता है क्या, x1 प्लस में आपका x2 बटे में 2 और y1 प्लस y2 बटे में क्या होता है, 2 होता है। ये आपका फार्मूला होता है, ठीक। हाँ, दोनों को जोड़ देंगे और बटे 2 भी तो करेंगे। अब रही बात कि हम अगर एक्स वाई का निर्देशांक जो मध्य बिंदु है इसका निर्देशांक लिखते हैं तो x1 प्लस x2, x1 का मान हमारा क्या होगा, तो ये हमारा x1 और ये y1, ये क्या हो जाएगा x2 और ये क्या हो जाएगा y2, मान रखते हैं 2, तो 2 प्लस x2 का मान क्या है आपका 4 है, इसका बटे 2 करेंगे, ठीक, इसका बटे क्या करेंगे हम 2 करेंगे। फिर y1 का मान क्या है, माइनस में 4 है, y2 का देखा जाए तो आपका क्या है माइनस में 2 है और इसका बटे क्या हो जाएगा 2। इसको हल करते हैं, क्या करते हैं हम, अगर इसको हल करते हैं तो हल करने के उपरांत हमें क्या पता चलेगा, यहाँ से देखा जाए यहाँ से अगर हम देखें तो हमारा क्या प्राप्त होगा, 2 और 4 को जोड़ेंगे तो 6 बटे हमारा 2 हो जाएगा। और देखिए ये माइनस में 4 है और ये प्लस का माइनस में गुणा करेंगे तो माइनस में 2 हो जाएगा और इसका बटे हमें 2 करना है, यानी कि 6 में 2 से भाग करेंगे तो 3 और माइनस 4 माइनस 2 करेंगे तो आपका माइनस 6 बटे 2, यानी कि इसका जो निर्देशांक प्राप्त हो रहा है 3 और माइनस में 3 हो जाएगा। क्या होगा 3 और माइनस में 3, जो कि सी ऑप्शन दिया हुआ है। इन दो बिंदुओं के मध्य बिंदु का हम निर्देशांक निकालेंगे। शशि का 6 माइनस 6 कैसे आ रहा है, 6 माइनस 6 कैसे होगा भाई, ये बटे 2 नहीं कर रहे हैं क्या आप, बटे 2 भी तो होता है आपका। देखिए फार्मूला क्या कहता है, x1 प्लस x2 बटे में 2 और y1 बटे में y2 प्लस, हाँ 3 माइनस 3 होगा। चलिए ठीक है, कोई बात नहीं शशि। चलिए अब आते हैं अगले नंबर प्रश्न 13 नंबर। 13 नंबर प्रश्न देखा जाए, ए आपका बिंदु कोई है जिसका निर्देशांक कितना दिया हुआ है और बी को मिलाने वाली रेखाखंड का मध्य बिंदु, सेम वही क्वेश्चन है आपका जो यहाँ पे मध्य बिंदु निकाले हैं और इस दूसरे क्वेश्चन का, यानी कि आपका इसका भी मध्य बिंदु का निर्देशांक पूछ रहा है। चलिए तो मध्य बिंदु हमारा देखा जाए एक्स वाई बराबर x1 प्लस x2 बटे में क्या होता है 2, y1 प्लस y2 बटे में क्या होता है 2 होता है। अब यहाँ से अगर हम मान को निकालें, क्या करें मान को निकालें, हमारा ये हो जाएगा x1 y1 x2 y2, तो x1 का मान देखा जाए तो 8 होगा, प्लस x2 का मान देखा जाए तो आपका 4 हो जाएगा बटे में 2, ठीक। उसके बाद से y1 प्लस y2, y1 का मान देखा जाए तो 10 प्लस y2 का मान देखा जाए तो 6 बटे में आपका क्या होगा 2 होगा। और 8 4 12, 12 में 2 से भाग करेंगे तो आपका 6 आ जाएगा, 10 6 16, 16 में अगर 2 से भाग करेंगे तो आपका 8 आ जाएगा। ये आप इतना प्रैक्टिस कीजिए कि देख कर ही तुरंत कैलकुलेट कर दीजिए कि हमें करना क्या होता है, तुरंत आप डायरेक्ट भाग देख करके माइंड में क्या कीजिए इसका कैलकुलेशन कर दीजिए। यानी 6 और 8 इसका आंसर आ रहा है जो कि ऑप्शन ए दिया हुआ है, क्या ए ऑप्शन। फिर आपका 4 8 कैसे आ रहा है, 4 ऑप्शन कैसे हो जाएगा, ए ऑप्शन हो जाएगा शशि, ठीक है। चलिए अब बढ़ते हैं अगले नंबर, यानी कि आपका अगला नंबर प्रश्न देखा जाए 15 नंबर 14 नंबर प्रश्न देखा जाए यहाँ से तो कह रहा है कि बिंदुओं इतना ए का निर्देशांक बी को मिलाने वाले रेखा का मध्य बिंदु, सब मध्य बिंदु दिया है का, 3 क्वेश्चन है कई साथ आ गया। चलिए डायरेक्ट हम कर देते हैं, 4 और 6 को जोड़ेंगे तो 10 बटे 2 हो जाएगा और 5 और 5 को जोड़ेंगे तो 10 बटे 2 हो जाएगा, यानी इसका निर्देशांक आएगा जो 5 और 5 आएगा। आप ऐसे ही करने का प्रयास कीजिए, ज़्यादा मतलब कि हमको तो डिटेल में समझाना है तो आपको लिखना हमको पड़ रहा है, लेकिन आप क्या कीजिए कैलकुलेशन जल्दी से देने का प्रयास कीजिए, क्योंकि हमें जितना समय बचत होगा वही हमारे लिए क्या होगा बहुत बढ़िया बात होगा। जितना समय हम बचा लेंगे पेपर में वो सही रहेगा। अब आते हैं, जैसे लास्ट में क्या होता है कि अगर कोई क्वेश्चन आपसे छूट जा रहा है तो बहुत पश्चाताप होता है और बुरा लगता है।
और समय रहेगा तो आप क्या करेंगे, पेपर को हल करके और फिर बाद में क्या करेंगे, देख लेंगे कि कहीं सही गलती कहाँ हुआ है। इससे 10-15 मिनट पेपर को चेक करना चाहिए जमा करने से पहले। लेकिन कब ये होगा, जब समय रहेगा तब। तो ये नहीं कि अभी 2 क्वेश्चन हुआ नहीं तब तक काफ़ी छीनी जा रही है, तो ये भी दिक्कत होगा। y अक्ष से 5 इकाई दाईं और x अक्ष पर एक बिंदु P स्थित है। आपका देखा जाए कार्तीय तल हम बना रहे हैं और ये होता है आपका y अक्ष और आपका देखा जाए ये होता है x अक्ष। ठीक, अब रही बात ये कि कह रहा है कि y अक्ष से 5 इकाई दाईं ओर। ठीक है, क्या दाईं ओर 5 इकाई दाईं ओर कह रहा है, तो y आपका अक्ष ये है और हम जो भी दूरी मापते हैं मूल बिंदु से मापते हैं। कहाँ से, तो मूल बिंदु से मापते हैं। ये हमारा मूल बिंदु है, यहाँ से 5 इकाई दाहिने ओर 2 3 4 5, यानी ये बिंदु जो है आपका क्या है, ये बिंदु जो है आपका यही आपका P है। क्या है, यही आपका P है। कह रहा है कि बिंदु P स्थित है। फिर कह रहा है कि तो बिंदु P के निर्देशांक होंगे। हम अगर यह बिंदु का निर्देशांक लिखेंगे तो क्या होगा, देखिए यहां से देखा जाए ये कि अगर यह बिंदु x अक्ष पे है तो हम x अक्ष का जो भी निर्देशांक लिखेंगे यह लिख करके, और y यहाँ पे तो है नहीं तो y का 0 कर देते हैं। यानी कि 5 और 0 इसका देखा जाए तो आपका निर्देशांक हो जाएगा। क्या होगा, 5 और 0 इसका निर्देशांक हो जाएगा। उम्मीद करते हैं समझ चुके होंगे आप। जिस भी अक्ष पे हम है ना उसका मान लिखते हैं, बाकी वाले दूसरे अक्ष को क्या करते हैं, हम 0 कर देते हैं। क्या करते हैं, 0 कर देते हैं। अब आते हैं अगले नंबर प्रश्न। अगला नंबर प्रश्न देखा जाए 16 नंबर। 16 नंबर प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो आप सभी लोग बताने का प्रयास कीजिए कि 16 नंबर प्रश्न का क्या होगा। हाँ पिंकी सही है। अब 16 नंबर प्रश्न का आंसर आप सभी लोग दीजिए कि क्या होगा 16 नंबर प्रश्न का। अगर हम 16 नंबर प्रश्न की बात करें तो 16 नंबर जो प्रश्न है आपका देखा जाए, कह रहा है कि यदि द्विघात समीकरण P x के फॉर्म में दिया हुआ है आपका 2x² प्लस 3x माइनस 4 इक्वल टू 0 के शून्यक, कह रहा है कि अल्फा बीटा हो तो अल्फा प्लस बीटा का मान ज्ञात कीजिए। ऐसा क्वेश्चन अल्फा प्लस बीटा, अल्फा माइनस बीटा, अल्फा इंटू बीटा पूछिए मत, कभी गला छोड़ने वाला नहीं है। तो क्यों ना हम इसका फैक्ट ही जान जाएं और अच्छा से कर लें। देखा जाए आपका जो समीकरण दिया हुआ है 2x² प्लस 3x माइनस 4 बराबर आपका 0। ठीक, अब रही बात ये कि यहाँ से हम अगर हम अल्फा प्लस बीटा का मान निकालें, क्या निकालें, अगर शून्यक अल्फा प्लस बीटा है तो अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होता है, माइनस में b/a। क्या होता है, माइनस में b/a। अच्छा, माइनस b क्या है, तो माइनस में x का गुणांक। क्या होता है, माइनस में x का गुणांक बटे में a क्या है, तो x² का गुणांक। क्या होता है, x² का गुणांक होता है। मान को रख दीजिए। मान जब हम रखेंगे तो माइनस में x का गुणांक, यानी x का गुणांक देखिए ये प्लस में 3 है लेकिन पहले माइनस है तो माइनस में 3। उसके बाद से x² का गुणांक, और x² का गुणांक देखा जाए तो 2 है, यानी इसका आंसर -3 बटे क्या हो जाएगा, -3/2 हो जाएगा। क्या होगा, -3 बटे इसका क्या हो जाएगा, 2 आंसर आ जाएगा -3/2, जो कि डी ऑप्शन दिया हुआ है। क्या आपका डी ऑप्शन दिया हुआ है 16 का ए। 16 का -2 कैसे हो जाएगा पिंकी, माइनस में x लेना है ना, तो माइनस में x -3 हो जाएगा और बटे में 2, -3/2 इसका आंसर हो जाएगा। यानी कि ऑप्शन करेक्ट देखा जाए तो डी होगा। 16 नंबर क्वेश्चन का डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अब आते हैं अगले नंबर प्रश्न पे। यदि अल्फा तथा बीटा द्विघात समीकरण x² प्लस x माइनस 2 इक्वल टू 0 के मूल हो तो आपका 1/α प्लस 1/बीटा का मान पूछ रहा है। 1/α प्लस 1/बीटा का मान, और ये क्वेश्चन देखा जाए तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। चलिए, हम अगर इसके शून्यक अल्फा व बीटा है तो सबसे पहले हम अल्फा प्लस बीटा निकालते हैं। अल्फा प्लस बीटा बराबर -b/a, और माइनस में x का गुणांक क्या होता है, माइनस में x का गुणांक बटे में a क्या है, तो x² का गुणांक। क्या होता है, x² का गुणांक होता है। अब रही बात कि हम अगर इसका मान निकालें,
माइनस में x का गुणांक, तो x का गुणांक क्या है 1 है, तो माइनस में 1 रखेंगे। और x स्क्वायर का गुणांक क्या है यहाँ पे, तो 1 है, यानी हम -1 में अगर 1 से भाग देंगे तो -1 आएगा। उसके बाद से देखें, हमें अगर अल्फा इंटू बीटा का मान निकालते हैं तो c/a होता है। और c क्या है आपका, देखा जाए तो अचर पद है। क्या है आपका, अचर पद है। क्या है, अचर पद। और a क्या है, तो x स्क्वायर का गुणांक होता है। क्या होता है, x स्क्वायर का गुणांक होता है। अब अचर पद क्या है इस समीकरण में, तो देखा जाए -2 है। क्या है, -2। और x स्क्वायर का गुणांक क्या है, तो 1, यानी इसका देखा जाए तो -2। अभी हम इस समीकरण से अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा मान निकाले हैं, यानी कि मूलों का योगफल और मूलों का गुणनफल। अब हमसे पूछ ये रहा है कि आप 1/अल्फा प्लस 1/बीटा का मान ज्ञात कीजिए। अब इसलिए 1/अल्फा प्लस 1/ हम बीटा का मान निकालेंगे। देखिए दोनों संख्या हर में अलग अलग है, तो हम इन दोनों का गुणनफल ही हमारा क्या होगा, एलसीएम, यानी अल्फा इंटू बीटा। अब हम बीटा का 1 में गुणा करेंगे तिर्यक, तो बीटा, अगर अल्फा का 1 में करेंगे तो अल्फा बराबर हमारा अल्फा प्लस क्या हो जाएगा, बीटा। या मतलब कि हम इसको क्रम से लिख दिए हैं, बस आगे पीछे। और हमारा बटे में क्या है, अल्फा इंटू बीटा। अब अल्फा प्लस बीटा का मान देखा जाए तो -1 है, -1। अल्फा इंटू बीटा का मान देखा जाए तो -2 है, और यह माइनस से माइनस कट जाएगा, यानी 1/ क्या हो जाएगा, 2। क्या आ रहा है, देखा जाए तो 1/2 आप सभी का करेक्ट आंसर आ रहा है। क्या, 1/2, यानी कि आप सभी का 11 बजे ही इतना, मतलब कि पहले, हाँ 1/2 होगा। इतना पहले क्या करेंगे पिंकी आकर के। अब देखा जाए ऐसे हमारा क्या काम है। अब 17 के बाद 18 नंबर क्वेश्चन देखा जाए तो द्विघात समीकरण 2x² + x - 1 = 0 के मूलों की प्रकृति होगी। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। मूलों की प्रकृति से बहुत ज्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है। क्या, मूल की प्रकृति देखा जाए तो बहुत ज्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, प्रयास करेंगे कि जल्दी आ जाए। ठीक है, प्रयास करेंगे। अब ये देखा जाए मूल की प्रकृति, यानी कि हमें विविधकर का मान पूछ रहा है। अगर विविधकर का जब मान पता रहेगा तो हम लक्षण या प्रकृति के बारे में बता सकते हैं। क्या कर सकते हैं, लक्षण या प्रकृति के बारे में बता सकते हैं। चलिए हम बहुत बढ़िया से इसका समीकरण की तुलना करेंगे। क्या, समीकरण की तुलना, क्या, समीकरण की तुलना ax² + bx + c = 0 से करने पर, ठीक है, अगर हम तुलना करते हैं तो यहाँ से देखा जाए तो a का मान क्या होगा, तो a का मान हम देखें तो x² का गुणांक ही a होता है, यानी कि 2। फिर हम देखें अगर b का मान, तो x का गुणांक यानी कि 1, और c का देखा जाए मान तो -1। चलिए अब रही बात ये कि हमसे मूलों की प्रकृति पूछ रहा है, यानी कि विविधकर। चूंकि देखा जाए हमारा d बराबर जो होता है b² - 4ac, क्या होता है, b² - 4ac। हम इसमें मान रखेंगे d का मान ज्ञात करने के लिए, यानी कि b का मान क्या है 1 का हम स्क्वायर करेंगे -4, और a का मान क्या है 2 है, और c का मान क्या है तो -1। यहाँ से हम अगर 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 होगा, और देखिए ये माइनस का इस माइनस में गुणा करेंगे तो प्लस हो जाएगा। 4 दूना के 8, 8 कम 8, यानी कि आपका देखा जाए d का जो मान आ रहा है आपका 9 आ रहा है। क्या आ रहा है, d का मान देखा जाए तो 9 आ रहा है। अब d का मान जब 9 आया तो हम जानते हैं कि d का मान अगर 0 से बड़ा होता है, क्या होता है, तब जो हमारा मूल की प्रकृति जो होती है, क्या, मूल की जो प्रकृति होती है, क्या होती है, मूल की जो प्रकृति होती है वह होती है वास्तविक। क्या होता है, वास्तविक। और आपका क्या होता है, असमान। क्या होता है, असमान होता है। यानी इसकी जो प्रकृति होगी वास्तविक और असमान, और असमान को हम भिन्न भी कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं, असमान का मतलब कि भिन्न, मतलब अलग अलग।
क्या अलग अलग। उम्मीद करते हैं आप सभी का करेक्ट, हाँ बहुत बढ़िया। चलिए ठीक है, तो 18 नंबर क्वेश्चन का ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। और इससे अच्छा ज्यादा क्वेश्चन जो रिपीट करता है आपका विविधकर, यदि डी का मान 0 हो, क्या हो, डी का मान 0 हो, तो ये आपका क्वेश्चन हमेशा पूछता है। तो हम बता देना चाहेंगे इस टाइम जो मूल की प्रकृति होती है क्या होती है, वास्तविक, क्या होती है, वास्तविक, और क्या होता है आपका, तो वास्तविक और समान होता है। क्या होता है, वास्तविक और समान होता है। ये ज्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है। अब आते हैं अगले नंबर 19 नंबर के प्रश्न की तरफ। कर किसी द्विघात समीकरण के विवेचक का मान 0 से बड़ा होने पर दोनों मूल होंगे। देखिए 0 से बड़ा होने पर, तो यहाँ क्या था, ये 0 से बड़ा ही है ना, क्या है, 0 से बड़ा है, यानी कि जिधर मुंह खुला रहता है ये बड़ा होता है, 0 से ये बड़ा है। और 0 से जब बड़ा आया है तो हमारा मूल की जो प्रकृति क्या हुआ है, वास्तविक और समान हमें प्राप्त हुआ है। यानी हमारा जब d का मान क्या होगा, 0 से बड़ा होगा, तो इस वक्त हमारा जो मूल का मान होगा क्या होगा, प्रकृति जो होगा वह क्या होगा, वास्तविक और असमान होगा। क्या होगा, वास्तविक और असमान होगा। यानी कि आपका देखा जाए असमान को हम भिन्न भी कहते हैं। क्या कहते हैं, हम भिन्न भी कह सकते हैं, हाँ भिन्न भिन्न कह सकते हैं। बहुत बढ़िया। चलिए अब बताइए, आते हैं 20 नंबर क्वेश्चन। द्विघात समीकरण 3x² + 2x + 1/2 = 0 के विवेचक का मान, यानी विविधकर का मान आपसे पूछ रहा है। क्या, विविधकर का मान पूछ रहा है। तो विविधकर का मान हम देखें अगर, तो इस समीकरण की तुलना क्या करेंगे, क्या, ax² + bx + c = 0 से तुलना करने पर, ठीक है, तुलना करने पर हम समीकरण की तुलना करते हैं। अगर हम तुलना करें तो तुलना करने के उपरांत देखा जाए तो a बराबर क्या आ रहा है, तो x² का गुणांक 3, b बराबर देखें तो x का गुणांक यानी कि 2, और c बराबर देखें तो अचर पद क्या है, 1/3 है। क्या है, 1/3 है। अब रही बात ये कि हमारा पूछ रहा है विवेचक यानी कि विविधकर, और विविधकर को हम d से प्रदर्शित करते हैं। d बराबर क्या होता है, तो b² - 4ac क्या होता है, विविधकर का जो मान होता है b² - 4ac आप सभी लोग जानते होंगे। अब जो a b c का मान समीकरण से निकाले हैं वही इसमें ले आकर के रखना है। क्या करना है, वही ले आकर के रखना है। b का मान कितना है, 2, तो 2 का हम क्या करेंगे, स्क्वायर माइनस 4, और a का मान क्या है, तो 3 है यानी कि 3, और c का मान देखा जाए तो 1/3 है, यानी 3 से 3 कट जाएगा। अब देखिए 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4, और आपका माइनस में 4 जो कि प्लस माइनस से कट करके 0 आ जा रहा है। यानी d का जो मान आ रहा है वह क्या आ रहा है, 0 आ रहा है। यानी 20 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन ए आप सभी का क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। क्या होगा, ए ऑप्शन, हाँ 0 आ रहा है। वेरी गुड। और बाकी सभी विद्यार्थी भी क्वेश्चन का जवाब दीजिए। आप लोग पेन और रफ ले करके बैठिए, ऐसे नहीं होगा, मैथ पढ़ रहे हैं। अब आते हैं अगले नंबर प्रश्न देखा जाए तो अगला नंबर जो प्रश्न है, समीकरण 7x² - 12x + 18 = 0 के मूलों के योग एवं मूलों के गुणनफल का अनुपात पूछ रहा है। यानी इस क्वेश्चन में देखा जाए तो हमें मूलों का योगफल भी ज्ञात करना है और हमें गुणनफल भी ज्ञात करना है और उनके बीच अनुपात ज्ञात करना है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, मूलों का योगफल ज्ञात करते हैं। ठीक है, क्या करते हैं, हम पहले a b c का मान निकाल लेते हैं। अगर हम देखें इस समीकरण का तो ax² + bx + c = 0 से तुलना करने पर, क्या हम अगर तुलना करने पर देखें तो तुलना जो करने पर हमें प्राप्त हो रहा है इस समीकरण से, क्या प्राप्त हो रहा है, तो a बराबर x² का गुणांक यानी कि 7, b बराबर देखा जाए तो x का गुणांक माइनस में 12, और c बराबर देखा जाए तो अचर पद यानी प्लस में आपका 18। बहुत बढ़िया। हम अब ज्ञात करते हैं मूलों का योगफल। क्या करते हैं, अगर हम मूलों का योगफल ज्ञात करें, मूलों का योगफल, तो योगफल हमारा क्या होता है, तो आप कहेंगे ये नॉर्मल बात क्यों पूछते हैं बार बार, यही तो हमारा काम है, जब तक पेपर ना हो तब तक पूछना और पढ़ाना। देखिए माइनस b होता है और माइनस में आपका देखा जाए तो इसका मान दिया हुआ है 12, a का मान क्या है 7 है,
तो हम 7 से भाग करेंगे, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, यानी कि 12 बटे इसका आंसर जो आ रहा है 7 आ रहा है। यानी कि ये योगफल अभी है, ये क्या है, योगफल 7 संबंधे 18 जैसा कि पिंकी का आ रहा है। अब हम मूलों का गुणनफल ज्ञात करेंगे। क्या करेंगे, मूलों का हम अगर गुणनफल की बात करें, क्या अगर हम गुणनफल की बात करें तो मूलों का जो गुणनफल होगा वह हमारा अल्फा इंटू क्या होता है, बीटा, और यह c बाई ए होता है। c का मान हमारा 18 है और a का मान क्या है, 7 है। अब हम निकालेंगे क्या, अनुपात। क्या निकालेंगे, अनुपात हमसे पूछ रहा है ना, तो अनुपात अगर देखें तो अल्फा प्लस बीटा अपान में अल्फा इंटू बीटा, यानी अल्फा प्लस बीटा का मान क्या है, 12 बटे 7, 12 बटे 7 बटे में अल्फा इंटू बीटा 18 बटे 7, 18 बटे 7। अब रही बात ये कि हम इसको एक भिन्न बनाएंगे दो भिन्न से, तो 12 बटे 7 और पहले गुणा लिखेंगे तब इसको उल्टा कर देंगे, यानी 7 बटे 18। अब ये 7 से 7 कट जाएगा, 6 दूना के 12, 6 3 18, यानी कि 2 संबंधे 3 आ रहा है। क्या आ रहा है, 2 संबंधे 3। और पिंकी ध्यान से है इसलिए कि क्वेश्चन का रिवीजन हम कई बार करा चुके हैं, तो अब यह मतलब कि बात हमें 1 मार्च को न देखने को मिले। आपसे उम्मीद हम यही करेंगे, इसलिए कि आप डेली जुड़ रही हैं, और डेली जुड़ने का मतलब क्या कि आप आंसर गलत देंगी, ये रिवीजन करा रहे हैं ये सब क्वेश्चनों का, ये भी हमें पता है पूरा अच्छी तरह से, आपको भी पता होगा। तो जल्दीबाजी ना हो, जल्दीबाजी में ज़्यादा आपसे गलती होता है, हमें पता है, तो जल्दीबाजी क्या ज़रूरत है, थोड़ा आप समय लेकर के आंसर दीजिए, लेकिन सही दीजिए। आते हैं अगले नंबर 22 नंबर, द्विघात समीकरण x² + 5x + 4 का विविधकर निम्नलिखित में से कौन है। अच्छा, विविधकर पूछ रहा है, विविधकर का मतलब क्या कि आपका d का मान पूछ रहा है, क्या d का मान पूछ रहा है। तो हम समीकरण से पहले तुलना करके ax² + bx + c = 0 से तुलना करने पर अगर हम तुलना करें तो a b c का मान हमें चाहिए। क्या चाहिए हमें, a b c का मान, यानी a बराबर देखा जाए तो x² का गुणांक 1, b बराबर देखा जाए तो x का गुणांक प्लस में 5, और c बराबर देखा जाए तो प्लस में 4। क्या होगा, प्लस में 4 हो जाएगा। अब आते हैं क्या, हम विविधकर निकालते हैं d का मान। चूंकि हम जानते हैं कि d का जो मान होता है वह b² - 4ac के बराबर होता है। b का मान क्या है, 5 है, तो 5 का हम क्या करेंगे, स्क्वायर माइनस 4, और a का मान क्या है, 1 है, और c का मान क्या है आपका, 4 है। यहाँ से इसको अगर कैलकुलेट करेंगे तो हमारा 5 का स्क्वायर करेंगे तो 25 माइनस 4 चौके 16, और 25 में से 16 घटेगा तो 9 आएगा। किसका मान, तो यह मान आ रहा है d का। किसका मान आ रहा है, तो d का मान आ रहा है 9, यानी इसका अगर हम विविधकर निकालेंगे तो हमारा 9 आएगा। अच्छा, इतने भी विद्यार्थी देख रहे हैं 9 आया है, तो अगर इसकी प्रकृति के बारे में हम बात करें तो क्या होगा, प्रकृति अगर इसका पूछे कि d का मान अगर 9 है, विविधकर 9 है, तो इसका प्रकृति क्या होगा। आप सभी लोग थोड़ा एक बार छापिए, देखते हैं सबसे पहले किसका विद्यार्थी का आता है, और वो भी करेक्ट आंसर। जल्दी से कमेंट करिए सभी लोग कि इसका प्रकृति क्या होगा, जो मूलों का लक्षण कहा जाए तो मूलों का लक्षण क्या होगा। देखते हैं सबसे पहले किसका आता है, जल्दी से कमेंट कीजिए सभी लोग। इसकी प्रकृति के बारे में अगर हम बात करें तो प्रकृति क्या होगा, प्रकृति पूछ रहा है, प्रकृति। चलिए अब देखिए, ये मूल बराबर हो, ये क्वेश्चन देखा जाए तो आपके बोर्ड असमांतर भी प्रकृति होता है क्या पिंकी। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका 2025 बोर्ड के लिए, ठीक है। यानी 1 मार्च को यह प्रश्न आपको बोर्ड पेपर में देखने को मिलेगा, 1 मार्च को यह प्रश्न देखने को मिलेगा। देखिए कह रहा है कि द्विघात समीकरण, क्या द्विघात समीकरण x² - px + 4 = 0 के मूल बराबर हो।
इस समीकरण का मूल बराबर होता है। नहीं पिंकी, असमान होता है, असमांतर नहीं होता है। इसका जो प्रकृत होगा आपका वास्तविक होगा, क्या होगा, वास्तविक होगा, और आपका क्या होगा, और आपका भिन्न कहें चाहे असमान कहें, असमान होता है, समांतर नहीं होता है। ये होता है, इसका मूलों की प्रकृति होती है। अब रही बात ये, हम इस समीकरण की क्या लिखेंगे, दिए गए समीकरण की तुलना ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 से करने पर, अगर हम इससे तुलना करें तो हम तुलना करके ए बी सी का मान निकालेंगे। क्या करेंगे, ए बी सी का, तो a बराबर x² का गुणांक यानी 1, अगर b बराबर देखें तो x का गुणांक माइनस में p, c बराबर देखें तो आपका 4, क्या 4 होगा। अब रही बात ये कि हमारा कह रहा है कि क्या मूल बराबर हो, अगर मूल बराबर रहता है तो हमारा क्या होता है, b² माइनस 4ac का जो मान होता है वह 0 के बराबर होता है। क्या होता है, प्लस माइनस 4 आ रहा है। अच्छा, ये जब हमारा मूल बराबर रहता है तो ये विविधकर हमारा क्या होता है, 0 के बराबर हो जाता है। 0 के जब बराबर हो गया तो हम मान रखेंगे p का मान है, b का मान है माइनस में p का स्क्वायर माइनस 4, a का मान है 1 और c का मान है आपका 4, बराबर क्या होगा, 0। चलिए यहाँ से देखें तो हमारा क्या हो जाएगा, ये आपका देखा जाए तो p² प्लस में हो जाएगा p² और आपका 4 का 4 में गुणा करेंगे तो -16 बराबर क्या हो जाएगा, 0। हम p² का वैल्यू निकालते हैं तो 16 होगा, p बराबर हमारा रूट में 16 हो जाएगा, यानी प्लस माइनस आपका क्या आ रहा है, 4, जो कि पिंकी का करेक्ट आंसर है। चलिए ठीक है, यानी इसका आंसर देखा जाए तो आपका करेक्ट हो जाएगा बी ऑप्शन। और ये तो क्वेश्चन आपका द्विघात समीकरण से कुछ पूछे चाहे न पूछे, लेकिन ये विविधकर 0 वाला जो मूल समान वाला तो क्वेश्चन पूछेगा, तो इसकी प्रकृति आपको जानना होगा। अगर इसका हम प्रकृति की बात करें, जब 0 है तो इसका क्या आंसर हो जाएगा, अगर 0 है 0 के बराबर होगा तो आपका क्या होगा, समान होता है ना, जब d का मान 0 के बराबर होता है तो, लेकिन ये आपका देखा जाए तो इसकी जो प्रकृति हम बताएंगे क्या हो जाएगा, अलग अलग, यानी कि असमान। ठीक है, प्लस माइनस है ना, तो अलग अलग हो जाएगा। आते हैं 24 नंबर प्रश्न, आपका देखा जाए तो द्विघात समीकरण ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 के मूल वास्तविक एवं क्या हो, समान हो तो मूल होगा। ये क्वेश्चन थोड़ा हटके है। देखिए इसका पूछ रहा है कि इसका जो मूल क्या है, वास्तविक और समान है, तो फिर मूल ही पूछ रहा है कि मूल इसका क्या होगा। देखिए आपका मूल होगा पूछ रहा है। यहाँ से हम देखें तो a बराबर क्या है, आपका a ही है, b बराबर देखें तो x का गुणांक b ही है, और c बराबर देखें तो अचर पद में हमारा c है, चूंकि मूल वास्तविक एवं समान है। अच्छा, मूल जब हमारा वास्तविक और समान होता है, क्या होता है, वास्तविक और हमारा जब समान होता है, क्या होता है, समान होता है, तो इस वक्त में हमारा जो विविधकर क्या होता है, b² माइनस 4ac का जो मान होता है वह 0 के बराबर होता है ना, आप सभी लोग जानते हैं ये गुण होता है इसका, यानी कि d का मान हमारा 0 होगा, यानी b² माइनस 4ac का मान 0 हो जाएगा। कब, वास्तविक। ठीक है, नहीं तो मूल जो आया है ना प्लस माइनस, तो वो समान नहीं ना है। देखिए एक माइनस में है 4, एक प्लस में है, तो अलग अलग होगा। ठीक, अब रही बात कि हम अगर इसका मूल ज्ञात करें तो श्रीधराचार्य के फार्मूला को प्रयोग करेंगे। क्या करेंगे, श्रीधराचार्य का फार्मूला का प्रयोग करेंगे। श्रीधराचार्य का अगर हम विधि देखें तो श्रीधराचार्य का जो विधि होता है वह x बराबर माइनस b प्लस माइनस रूट में b² माइनस 4ac बटे में हमारा क्या होता है, 2a होता है। चलिए बहुत बढ़िया, हम मान रखेंगे आपका माइनस में b, और माइनस में b का मान ही आपका b है, तो माइनस में b हो जाएगा, यह x बराबर प्लस माइनस, अब ये रूट में b² माइनस 4ac है, और b² माइनस 4ac का हमें क्या प्राप्त हुआ है, मान 0, तो 0 बटे में 2, a का मान आपका देखा जाए तो a ही है, यानी a, हाई पूरा मान खत्म हो गया 0 वाला, यानी हमारा देखा जाए तो माइनस b बाई क्या प्राप्त हो रहा है, 2a,
यानी इस समीकरण का जो मूल आ रहा है -b/2a आ रहा है। क्या आ रहा है? -b/2a आ रहा है। दिखाई नहीं दे रहा है थोड़ा, अच्छा दिखाई नहीं दे रहा है। चलिए, ये रहा इस क्वेश्चन का आंसर और बहुत ही महत्वपूर्ण था आपके बोर्ड पेपर के लिए। और हम अगले क्वेश्चन के तरफ बढ़े। अगला जो क्वेश्चन है आपका देखा जाए तो 25 नंबर। देखिए, आपका द्विघात समीकरण दिया हुआ है और इस द्विघात समीकरण में कह रहा है कि मूल क्या है आपका? समान है। तो a का मान बताइए कि अगर इस द्विघात समीकरण का मूल क्या है? समान है, तो आपका a क्या होगा? a का वैल्यू क्या होगा? चलिए, सबसे पहले हम तुलना कर लेते हैं। तुलना करके ए बी सी का मान निकालेंगे। क्या? द्विघात समीकरण की तुलना ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 से करने पर, ठीक है। हम अगर देखें, अगर हम तुलना करें तो हमारा क्या आ रहा है? तो a बराबर यानी x² का गुणांक a ही है। b बराबर देखें तो x का गुणांक तो माइनस में 4a। c बराबर देखें तो x का गुणांक और x² के गुणांक को छोड़ करके जितने भी पद बचते हैं वो आपके c होते हैं, यानी कि 2a प्लस में 1 हो जाएगा। क्योंकि इस समीकरण का जो मूल है समान है, तो आपका जो मूल समान रहता है, हाँ, अगर मूल समान रहता है तो हमारा क्या होता है? चूंकि समीकरण का मूल बराबर है, क्या है? मूल देखा जाए तो मूल क्या है? समान है। अच्छा, जब समान रहता है तो इस वक्त हमारा d का मान क्या होता है? d का मान कहें चाहे b² माइनस 4ac का मान कहें, b² माइनस 4ac का मान क्या होता है? 0 होता है। ये होता है ना। चलिए, इसमें ले आकर के मान को रखिए। b का मान -4a, तो -4a इसका क्या हो जाएगा? स्क्वायर माइनस 4, और a का मान क्या है? a ही है, इंटू c, और c का वैल्यू देखा जाए तो 2a प्लस में 1 बराबर हमारा क्या हो जाएगा? 0। इसको अब कैलकुलेट करेंगे, जो मान आएगा वही आंसर हो जाएगा। यानी देखा जाए -4a का स्क्वायर, तो हमारा जब 4 का स्क्वायर करेंगे ना तो +16 हो जाएगा। a का स्क्वायर करेंगे तो a² हो जाएगा -4 इंटू a, इसका गुणा करना है 2a प्लस 1 में, 2a प्लस 1 में बराबर हमारा क्या हो जाएगा? 0। चलिए, यहाँ से देखा जाए तो हम -4a का इन दोनों पदों में गुणा करेंगे अंदर कोष्टक के, यानी 16a² माइनस, देखिए 4 दूना के 8, और a का a में करेंगे तो a², फिर माइनस का प्लस में तो माइनस 4a से करेंगे तो 4a बराबर क्या हो जाएगा? 0। अब यहाँ से अगर हम क्या करें? गुणा करके देखें, सॉरी, यहाँ से तो 16a² में से 8a² घटाएंगे तो क्या बचेगा? 8a² माइनस 4a बराबर 0। इन दोनों में कुछ कॉमन दिख रहा है? कहेंगे कि एकदम दिख रहा है। दोनों में हमारा 4a कॉमन है। क्या है? 4a कॉमन है, तो 4a निकल जाएगा, तो यहाँ से बचेगा कितना? 2, यानी कि यहाँ 2 बचेगा। a² में a निकल गया तो हमारा a बचेगा, और यहाँ से -4a में से अगर 4 निकल जाएगा तो -1 बराबर आपका 0 हो जाएगा। अब देखिए, दोनों को हम क्या करेंगे? 0 के बराबर करेंगे, क्योंकि हमें a का मान निकालना है। यानी 4a बराबर एक बार 0 होगा, और ये अंदर का जो है 2a माइनस 1 बराबर क्या हो जाएगा? हमारा 0 हो जाएगा। तो यहाँ अगर हम 4a बराबर अगर हम 0 कर रहे हैं तो a बराबर आपका 0 आ जाएगा, पहला मान a का। और दूसरा कोष्टक में देखा जाए तो 2a माइनस 1 है, तो अगर हम 2a माइनस 1 को अगर 0 के बराबर करें, क्या 2a माइनस 1 को अगर हम 0 के बराबर करते हैं तो यहाँ से 2a बराबर प्लस में 1, और a बराबर देखा जाए तो 1/2, क्या 1/2 आ रहा है, यानी 0 और नहीं तो 1/2 इसका आंसर होगा। लेकिन देखा जाए तो इसमें 0 ऑप्शन नहीं दिया हुआ है, तो हमारा करेक्ट आंसर 1/2 हो जाएगा। अगर 0 दिया होता, और फिर आपका थोड़ा एक बार और ध्यान रखिए, अगर क्वेश्चन में ऑप्शन अगर ई ऐड कर दे कि 0 व 1/2, तो आप किसको मारेंगे? अगर दे दे ऑप्शन में कि 0 और 1/2, तो आप किसको मारेंगे? कमेंट करिए सभी लोग कि अगर आपका दे दे 0 और 1/2,
क्या होगा इसका आंसर? अगर ई ऑप्शन में दिया रहे तब, ई भी ऑप्शन रहे और 1/2 भी ऑप्शन रहे और आपका 0 भी ऑप्शन रहे, तो फिर आप दोनों को मारेंगे, जिसमें दोनों यानी कि 0 और 1/2 अगर यह ऑप्शन में रहता है तब। ठीक है, चलिए अब आते हैं अगले नंबर प्रश्न की तरफ। और अगला नंबर प्रश्न देखा जाए तो आपका त्रिभुज ए बी सी में ए बी का मान 6 रूट में आपका 3 क्या है? 6 रूट में आपका 3 है। ये क्या है आपका? 6 रूट में आपका 3 है। तो 6 रूट में अगर 3 है सेमी, ठीक है, कह रहा है कि ए सी बराबर 12 सेमी और बी सी बराबर 6 सेंटीमीटर। तो कोण आपका बी का मान पूछ रहा है कि कोण आप बी का मान बताइए कि कोण बी का जो मान होगा वह क्या होगा, कोण बी का मान क्या होगा। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, थोड़ा सा ध्यान देंगे आप। ये बी का मान पूछ रहा है, अगर हम बी का मान ज्ञात करेंगे ये कोण बी पूछ रहा है, ठीक है। अब रही बात कि हम क्या करेंगे, तो चलिए हम एक त्रिभुज बनाते हैं, ठीक है। हम त्रिभुज बनाते हैं, जो कोई भी त्रिभुज आपका हो, अभी हमें पता नहीं है कि ये कौन सा त्रिभुज है, तो हम इसका नाम दे रहे हैं ए और ये आपका बी और ये सी। ए बी भुजा का मान दिया है 6 रूट में 3 और ए सी का जो मान दिया है यह 12 सेंटीमीटर दिया हुआ है। उसके बाद से अगर बी सी की मान की बात करें तो 6 सेंटीमीटर दिया हुआ है, ठीक। हम तुलना करते हैं, क्या हम मानते हैं कि आपका देखा जाए इसमें पाइथागोरस प्रमेय लागू हो रहा है। तो पाइथागोरस प्रमेय क्या होता है, चाहे हम देखेंगे सबसे बड़ी भुजा का स्क्वायर करके, तो सबसे बड़ी भुजा जो है इसका स्क्वायर करेंगे और इन दोनों का भी स्क्वायर करते हैं, यानी कि 6 रूट में 3 एक भुजा है, इसका स्क्वायर करेंगे और आपका इस 6 का भी स्क्वायर, यानी कि बड़ी वाली भुजा का स्क्वायर इक्वल टू देखें तो ये दोनों का अगर बराबर आ रहा है कि नहीं, अगर छोटा बड़ा होगा तो हम उसके आधार पे बता देंगे कौन सा होगा। 12 का स्क्वायर करेंगे तो 144 और 6 रूट 3 का स्क्वायर करेंगे तो ये हो जाएगा 36 और रूट 3 का स्क्वायर करेंगे तो 3 प्लस ये आपका हो जाएगा 6 का स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा 36 हो जाएगा। अब देखिए इसका गुणा कर रहे हैं 36 में 3 से, तो 36 18 और तितली के 9 1 10 प्लस में आपका 36, यानी 144 जो बड़ी भुजा है आपका 12 का स्क्वायर करने पर 144 आ रहा है। और इसको जोड़ेंगे ना तो 36 में 8 जोड़ेंगे तो 144 हो जाएगा, यानी 108 में 36 जोड़ने पर देखा जाए तो 144, यानी आपका देखा जाए कि सबसे जो बड़ी भुजा है इसका स्क्वायर करने पर इन दोनों छोटी भुजाओं के स्क्वायर के योग के बराबर हो रहा है। और यह आपका केवल पाइथागोरस प्रमेय यानी कि समकोण त्रिभुज में ही लागू होता है। क्या होता है, यह केवल समकोण त्रिभुज में ही लागू होता है, यानी कि ये आपका ए होगा, ये बी होगा और सी होगा। ए सी भुजा जो है यह 12 सेंटीमीटर और ए बी का मान है 6 रूट में 3 सेंटीमीटर और यह आपका 6 सेंटीमीटर। अब रही बात कि ये कितने डिग्री का कोण होगा, तो देखिए आपका सबसे जो बड़ी भुजा पाइथागोरस प्रमेय जो होता है लागू आपका समकोण त्रिभुज में, तो सबसे बड़ी जो भुजा होती है इसके सामने का जो कोण होता है यह समकोण होता है। क्या होता है, समकोण होता है। और समकोण की बात करें तो कितने डिग्री का होता है, तो 90 अंश का। क्या होता है, ये 90 अंश का होता है। यानी कि अब देखा जाए कोण आपका जो बी होगा क्या होगा, यह कितने डिग्री का होगा, तो 90 अंश का होगा। क्या होगा, 90 अंश, यानी कि समकोण होगा। क्या होगा, समकोण होगा दोनों पर। हाँ, दोनों पर मार देंगे द्विघात ए वाला में। हाँ, अब आते हैं अगले नंबर प्रश्न। अगला नंबर प्रश्न देखा जाए 26 दो बार आ गया। चलिए अगला ये प्रश्न देखा जाए तो बहुत अच्छा क्वेश्चन है। क्या है, बहुत अच्छा क्वेश्चन। अब ये क्वेश्चन के कह रहा है कि आप बिंदुओं, ये हमारा x1 हो जाएगा, ये हमारा y1 हो जाएगा, ये हमारा x2 हो जाएगा, ये y2 हो जाएगा, के बीच की दूरी पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है, के बीच की दूरी। क्योंकि हम जानते हैं कि दो बिंदुओं के बीच की दूरी को d से प्रदर्शित करते हैं और d बराबर जो होता है हमारा x1 माइनस में x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर होता है। यहाँ से अगर हम मान को रखते हैं, क्या करते हैं, मान को रखते हैं, तो x1 का वैल्यू क्या है, साइन थीटा। क्या है, साइन थीटा। और आपका x2 यानी कि माइनस में क्या हो जाएगा, कॉस थीटा और इसका हमारा होल स्क्वायर प्लस
y1 का मान देखा जाए तो साइन थीटा, क्या है आपका साइन थीटा, और माइनस आपका देखा जाए y2, तो y2 के पहले से माइनस में है तो इसको हम माइनस में रखेंगे, क्या कॉस थीटा, क्या आपका साइन थीटा माइनस में आपका क्या है आपका कॉस थीटा, और इसका हमारा होल स्क्वायर हो जाएगा। जैसे आपका फार्मूला होता है, फार्मूला में हम बस रखे हैं अभी फिलहाल मान को, कुछ किए नहीं हैं, इस बात पे ध्यान रखिएगा। x1 माइनस x2, x1 का मान साइन है, x2 का मान देखा जाए तो कितना है, x2 का मान देखा जाए तो कास, यानी कि साइन थीटा माइनस कास थीटा का होल स्क्वायर, x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर। y1 माइनस y2, y1 का साइन है और पहले से माइनस है तो इसको कोष्टक में रखेंगे, इसका स्क्वायर कर देंगे। बहुत बढ़िया। अब इसको कैलकुलेट करेंगे अच्छा से, सावधानी से, इस बात पे ध्यान रखेंगे। देखिए a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो हमारा a माइनस बी का होल स्क्वायर करेंगे तो साइन स्क्वायर थीटा यानी कि a स्क्वायर प्लस में b स्क्वायर, क्या होता है प्लस में b स्क्वायर, और माइनस 2ab, 2 माइनस में 2ab यानी कि 2 साइन थीटा, और b का मान क्या है कॉस थीटा। बहुत बढ़िया। प्लस प्लस, अब देखा जाए ये आपका साइन है, क्या है साइन है थीटा, और इस माइनस का माइनस में गुणा करेंगे ना तो प्लस में आपका क्या हो जाएगा कॉस थीटा का होल स्क्वायर होगा, यानी आपका क्या हो रहा है यहाँ a प्लस बी का होल स्क्वायर बन जा रहा है, यानी इसको भी हम हल करेंगे तो क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस में कॉस स्क्वायर थीटा, और ये माइनस में क्या है 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, प्लस प्लस है a प्लस बी के होल स्क्वायर, यानी कि ये हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा, और प्लस में आपका क्या हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा, और प्लस में 2ab होता है ना, 2a का मान साइन थीटा इंटू आपका कॉस थीटा। अच्छा, इसमें दो सूत्र का प्रयोग हुआ है, क्या दो सूत्र का, तो a प्लस बी का और a माइनस बी का, थोड़ा यहाँ साइड में लिख दे रहे हैं, क्योंकि देखा जाए आपका a प्लस बी का जो होल स्क्वायर होता है वह होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस में 2ab, और फिर आपका देखा जाए तो a माइनस बी का जो होल स्क्वायर होता है यह a स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर माइनस 2ab, ये आपका सूत्र का प्रयोग किया गया है। अब थोड़ा देखिए आप यहाँ पे सर्व समीका भी आप पढ़े होंगे, क्योंकि सर्व समीका की बात करें तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस में कॉस स्क्वायर थीटा का मान जो होता है वह 1 के बराबर होता है, क्या होता है 1 के बराबर होता है। ठीक है, रामू इज राइट आंसर क्या 255, किसका आंसर दे रहे हैं रामू। चलिए यहाँ से देखा जाए तो हम इसको थोड़ा एक क्रम में रखेंगे कि जिससे हमें पता चल जाए। क्रम में रखने से पहले जो कट रहा है उसको कटा दीजिए। यहाँ देखा जाए माइनस में 2 साइन थीटा कॉस थीटा, और यहाँ में प्लस में आपका 2 साइन थीटा कॉस थीटा, तो ये तो कैंसिल हो जाएगा। यहाँ साइन स्क्वायर थीटा और कॉस स्क्वायर थीटा का मान आप जानते हैं, यहाँ से सर्व समीका 1 से कितना होता है 1। ठीक है, क्या होता है 1 होता है। उसके बाद से यहाँ साइन स्क्वायर थीटा और यहाँ प्लस में कॉस स्क्वायर थीटा, और इसका भी मान वो क्या होता है सर्व समीका 1 से 1, यानी 1 प्लस 1 आ गया, क्या आ गया 1 प्लस 1 आ गया। ठीक है, क्या आ गया 1 प्लस 1 आ गया, यानी आपका देखा जाए तो यह रूट में क्या हो जा रहा है 2, क्या आ रहा है रूट में 2 इसका आंसर आ रहा है, क्या आ रहा है रूट में 2 आपका आंसर आ रहा है। बोलिए, ये आप समझ चुके हैं इसको। साइन थीटा कॉस थीटा में दिया है तो थोड़ा बच्चे बहुत कम समझते हैं, रूट में होगा पिंकी, रूट में 2 होगा, क्योंकि ये हमारा रूट में ना 2 बिंदुओं के बीच की दूरी का जो फार्मूला होता है वह रूट में आता है, क्या आता है रूट में आता है। चलिए अब आते हैं अगले नंबर क्वेश्चन के साथ, यानी कि 27 नंबर क्वेश्चन। 27 नंबर क्वेश्चन बहुत अच्छा है और आप पढ़े होंगे वृत्तखंड त्रिज्यखंड, ठीक है, उसी से, यानी कि वृत्त से संबंधित कह कि 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले, यानी आपका देखा जाए r जो है त्रिज्या का मान दिया हुआ है, क्या आपका त्रिज्या का जो मान दिया हुआ है 6 सेंटीमीटर, कितना है 6 सेंटीमीटर। उसके बाद से आपका कह रहा है कि वृत्त के उस त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल ज्ञात की होगा, यानी कि हमें क्षेत्रफल ज्ञात करना है जिसके संगत चाप की लंबाई, आपका देखा जाए चाप की जो लंबाई है, चाप की जो लंबाई है ये पूछा जा रहा है, क्या चाप की लंबाई
सॉरी चाप की लंबाई दिया हुआ है यानी 12 सेंटीमीटर, और हमसे क्षेत्रफल पूछ रहा है। क्या क्षेत्रफल पूछ रहा है? तब सबसे पहले हम क्या करते हैं, संगत चाप की लंबाई का फार्मूला लगाते हैं। यानी कि अगर हम बात करें चाप की लंबाई की बराबर, चाप की लंबाई बराबर क्या होगा, तो चाप की लंबाई बराबर जो हमारा सूत्र होता है वह थीटा बटे में क्या होता है 360 अंश इंटू पाई क्या होता है 2 पाई आर होता है। चाप की लंबाई बराबर क्या होता है थीटा बटे 360 अंश इंटू 2 पाई आपका आर होता है। बहुत बढ़िया। मान को हम रखते हैं, क्या करते हैं, चाप की लंबाई का मान दिया है 12 बराबर थीटा का मान हमें पता नहीं है, बटे में आपका क्या हो जाएगा 360 अंश इंटू 2 पाई आर, और 2 और पाई का मान होता है 22 बटे आपका 7, और आर का मान दिया है 6 सेंटीमीटर। कितना दिया हुआ है 6 सेंटीमीटर। अब थोड़ा सा यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि हम चाहें 6 से तो आपका यह क्या हो जाएगा 2 बार में कट जाएगा। क्या होगा 2 बार में कट जाएगा। और रही बात ये कि अगर हम क्या करते हैं 2 से अगर इसको कटाते हैं तो 180 अंश, और फिर हम इसको अगर 2 से कटाएं तो 11, और 11 में इसको हम 2 से कटाएं तो हमारा 90। ठीक है, यानी बच क्या रहा है, इधर 2 बच गया, इसका बटे 1 लिख सकते हैं। ऊपर थीटा का 11 में हम गुणा करेंगे तो 11 थीटा प्राप्त होगा, बटे नीचे में देखा जाए तो नीचे में 7 गुणे 90 यानी कि 90 गुणे हमारा 7 बचा। यहाँ से हम थीटा का मान क्या करेंगे ज्ञात कर लेंगे। क्या करेंगे थीटा का, तो हम क्या करते हैं तिर्यक गुणा करते हैं, यानी 11 थीटा बराबर 90 गुणे 7 गुणे क्या हो जाएगा 2। यहाँ से अगर थीटा का मान निकालते हैं तो 90 गुणे आपका 7 गुणे 2 और बटे में आपका क्या हो जाएगा 11 हो जाएगा। क्या हो जाएगा आपका 11 हो जाएगा। चलिए क्या हो जाएगा बटे में आपका 11 हो जाएगा। ये आपका इसको यहीं पे रहने दीजिए, यानी थीटा का मान हमारा इतना प्राप्त हो गया। चूंकि हमसे पूछ रहा है त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल, क्या पूछ रहा है त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल पूछ रहा है। अब हम अगर त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल निकालेंगे, क्या, चूंकि हम जानते हैं कि त्रिज्य खंड का जो क्षेत्रफल होता है क्या होता है, त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल जो होता है वह क्या होता है, तो वह होता है थीटा बटे में 360 अंश इंटू पाई आर का स्क्वायर। बहुत बढ़िया। थीटा का मान हम निकाल चुके हैं, देखिए 90 7 2 90 7 2, ठीक है 90 7 गुणे 2 और बटे में आपका 11 और बटे में आपका 360 इंटू 22 बटे आपका 7 होगा आर स्क्वायर, यानी कि 6 गुणे 6 दिखाई दे रहा है। 6 गुणे 6 दिखाई तो नहीं दे रहा है, तो दिखाई देगा। चलिए अब दिखाई दे रहा होगा। अब रही बात ये कि हम क्या करते हैं इसको कैलकुलेट करते हैं, तो 7 से हमारा क्या 7 से हमारा देखा जाए तो यह 7 से यह 7 कैंसिल हो जाएगा, और आपका देखा जाए तो हम अगर 9 से 90 से अगर इसको कटाते हैं तो 0 वाला 0 और 9 चौके 36, यानी कि 4 बार में ये कट जाएगा। अब देखिए 11 से अगर 11 दूना के 22 ये भी कट जा रहा है, और 2 गुणे 2 4 से ये 4 कट जाएगा, यानी यहाँ से यहाँ तक सभी पद कैंसिल हो गया। बचा क्या 36, क्या आ रहा है आपका 36 अंश आ रहा है, 6 का 36, यानी इसमें त्रिज्य खंड का जो क्षेत्रफल आ रहा है क्या आ रहा है 36 आ रहा है। क्या 36 आ रहा है, यानी यही आपका आंसर क्या हो जाएगा 36 सेंटीमीटर स्क्वायर। यानी इसका जो ऑप्शन आ रहा है सी ऑप्शन करेक्ट होगा, 36 सेंटीमीटर स्क्वायर आपका क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर हो जाएगा। और यह देखा जाए कैलकुलेट करने में थोड़ा सा सावधानी यहाँ पे रखना है आपको, नहीं तो फिर आपका आंसर गलत आ जाएगा। ठीक है, यानी इसका ऑप्शन हो जाएगा क्या, 3 ही ऑप्शन दिया है तो सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। डी में नॉन ऑफ दिस जोड़ लीजिए, क्या कीजिए डी ऑप्शन में आप नॉन ऑफ दिस जोड़ लीजिए, यानी कि डी ऑप्शन में नॉन ऑफ दिस। ठीक है, तो सी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। अब आते हैं अगले नंबर प्रश्न, और अगला नंबर प्रश्न देखा जाए तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। क्या है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ठीक है, यानी आपका देखा जाए तो 28 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि 2 समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफल
क्या है, 4 संबंधित 9 के अनुपात में है, तो त्रिभुजों की भुजाओं में अनुपात तो होगा। बहुत बढ़िया। देखिए जब दो समरूप त्रिभुज रहते हैं, दो समरूप त्रिभुज अगर रहते हैं, जैसे हम अगर ए बी सी त्रिभुज हमारा देखा जाए और पी क्यू और आर ये एक दूसरे के समरूप हैं, तो इनमें भुजाओं और क्षेत्रफलों में क्या संबंध होगा। तो देखिए इनके भुजाओं का अगर देखा जाए ए बी बटे में संगत भुजा, यानी ए बी का संगत भुजा क्या होगा, पी क्यू। तो इनके संगत भुजाओं का जो वर्ग होता है इनके क्षेत्रफलों के अनुपात के बराबर होता है। यानी त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल, क्या, त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल बटे में त्रिभुज क्या होगा, पी क्यू आर का क्षेत्रफल का अनुपात इसके बराबर होगा। ठीक है, ये होता है इसका आपका। अब रही बात ये कि हम क्या करते हैं, इसका देखा जाए तो क्षेत्रफलों का अनुपात दिया हुआ है, यानी आपका देखा जाए तो ए बी बटे में पी क्यू का स्क्वायर बराबर क्षेत्रफल का अनुपात क्या है, 4/9, 4/9। हमें तो इनके भुजाओं में अनुपात चाहिए, जबकि यहाँ स्क्वायर में होता है। तो हम भुजाओं में अनुपात अगर निकालेंगे तो होगा ए बी बटे में पी क्यू, और यह स्क्वायर इधर आएगा तो रूट में ये सभी पद हो जाएगा 4/9, और इसका वर्गमूल निकालेंगे तो 2 क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 2/3। यानी इनमें संबंध जो आएगा वह क्या होगा, 2:3 का अनुपात होगा। क्या होगा, 2:3 का अनुपात होगा। उम्मीद करते हैं आप समझ चुके होंगे, और यह देखा जाए तो आपके बोर्ड पेपर के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। त्रिभुज और उनके भुजाओं में क्या क्षेत्रफल का अनुपात बहुत ज़्यादा पूछता है। क्या पूछता है, बहुत ज़्यादा ये क्वेश्चन पूछता है। अब बोलिए, अब थोड़े ही समय में आपका देखा जाए तो हिंदी का लाइव क्लास आपका स्टार्ट होगा, और हिंदी का लाइव क्लास देखा जाए, हाँ सच्चिदानंद, हाँ रागिनी, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग रागिनी, कि पिंटू यादव थोड़ा कमेंट करना है। अब रागिनी हमें तो लग रहा है कि याद आ रहा है, नाम हम भूल रहे हैं क्या, थोड़ा एक बार कमेंट कीजिए आप, पिंटू यादव। हाँ देखा जाए 29 नंबर, 2 बिंदुओं आपका जिसका निर्देशांक 2, 3 और 4, 1 के बीच की दूरी होगी। 2 बिंदुओं के बीच की दूरी आपसे पूछ रहा है, और 2 बिंदुओं के बीच की दूरी को हम डी से प्रदर्शित करते हैं। क्या प्रदर्शित करते हैं, डी से प्रदर्शित करते हैं। और चूंकि डी बराबर देखा जाए तो हमारा होता है रूट में क्या होता है, x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। हमारा ये 2 बिंदु जो दिया हुआ है, क्या 2 बिंदु जो दिया हुआ है, इसको हम मानेंगे x1 y1 x2 और ये y2। ठीक है, x1 y1 x2 y2 हमने मान रखा। उसके बाद से ये हम मान को रखेंगे, क्या करेंगे, हम मान को अगर रखते हैं तो हमें देखा जाए यहाँ से क्या, तो यहाँ से हमें प्राप्त क्या होगा, तो मान को हम रखेंगे, क्या करेंगे, मान को रखेंगे। और मान को जब हम रखेंगे तो x1 का मान क्या है, 2 है, 2 माइनस x2 का मान क्या है, 4, इसका होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 3 और माइनस 1 का स्क्वायर। यानी आपका देखा जाए तो आपका -4 वैल्यू अधिक है, इसमें से 2 निकलेगा तो -2 का स्क्वायर प्लस 3 में से 1 जाएगा तो इसका 2 बचेगा, इसका स्क्वायर। और आपका देखा जाए -2 का स्क्वायर करेंगे तो आपका 4 हो जाएगा, प्लस 2 का स्क्वायर करेंगे तो ये भी 4 हो जाएगा। यानी आपका देखा जाए दोनों को जोड़ेंगे तो आपका 8, और इसका आप वर्गमूल निकालेंगे तो 2 रूट में 2 हो जाएगा। यानी इन दोनों बिंदुओं के बीच की जो दूरी आ रही है आपका क्या आ रहा है, 2 रूट में 2 ऑप्शन आप सभी का करेक्ट हो जाएगा। क्या होगा, 2 रूट में 2 ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। और आज का अंतिम प्रश्न देखा जाए क्या है, अंतिम प्रश्न आपका 30 नंबर है, ये लास्ट का क्वेश्चन है, और कह रहा है कि 1 से 100 तक सभी प्राकृतिक संख्याओं का योग है। यह 1 नंबर का प्रश्न है, और यह नहीं पूछेगा कि आप कौन सा फार्मूला लगाए हैं, लेकिन आप समांतर श्रेणी पढ़े हैं तो समांतर श्रेणी से फार्मूला लगा दीजिए। नहीं तो आपका प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं का, चूंकि हमारा प्रथम आपका देखा जाए n प्राकृतिक संख्याओं का जो योग होता है, क्या होता है, प्राकृतिक संख्याओं का जो योग होता है, संख्याओं का जो योग होता है
का योग जो होता है आपका क्या होता है, यहाँ से देखा जाए तो n इंटू एन प्लस वन बाई क्या होता है, 2 होता है। n इंटू एन प्लस वन बाई क्या होता है, 2 होता है। तो हम n का मान देखा जाए तो 100, प्रथम 100 पूछ रहा है ना, यानी हम क्या रख सकते हैं, n के जगह पे 100 लिखेंगे और 100 क्या होगा, 100 बटे प्लस 1, यहां से हमारा 100 प्लस 1 बटे क्या हो जाएगा आपका 2 हो जाएगा। 2 से इसको कटाएंगे तो 50 बार में कट जाएगा और इनटू आपका 101 और इसका जब गुणा करेंगे तो 50 आपका आंसर हो जाएगा। अब आप इस तरह से कर दे, और नहीं तो आप समांतर श्रेणी पढ़े ही हैं, क्या समांतर श्रेणी पढ़े ही हैं, तो समांतर श्रेणी से भी आप कर सकते हैं। जैसा कि कह रहा है कि 1 से 100 तक, अच्छा अगर हम 1 से 100 तक लिखें तो ये हमारा नेचुरल नंबर होता है, यानी 1 2 3 4 5 और ऐसे ही हमारा ये कहाँ तक चला जाएगा, 100 तक। हमको तो योगफल निकालना है ना, संख्याओं का योग निकालना है ना। चलिए, तो हमारा यहाँ से देखा जाए इस श्रेणी से क्या क्या मिल रहा है, तो a बराबर मतलब कि प्रथम पद क्या है आपका 1 है। फिर अगर d बराबर देखें तो हमारा 2 में से 1 जाएगा तो 1 ही होगा, और अंतिम जो पद है हमारा l इजकल टू वह 100 दिया हुआ है। चूँकि जब हमें पता रहता है श्रेणी का प्रथम पद और अंतिम पद, तो हमारा इन सभी पदों का योगफल निकालते हैं तो n/2 इंटू a प्लस क्या होता है, l होता है। ये हमारा फार्मूला कहता है। और n का मान क्या है, 100 तक, 100 संख्याओं का, यानी 100 बटे में हमारा 2 हो जाएगा। a का मान क्या है, 1 है, और अंतिम जो पद है हमारा क्या है, 100 है। तो देखिए आप इसको भाग देंगे तो 50 हो जाएगा, और 100 में हम 1 जोड़ेंगे तो ये आपका क्या हो जाएगा, 101 हो जाएगा, यानी 50 और आपका 50 मिल रहा है। इस तरह से भी आप किसी तरह से भी आप निकाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो आप सभी लोग कमेंट कीजिए, और ये आज का लास्ट प्रश्न था, और कुछ इशू हो तो आप कमेंट कर सकते हैं। फिर आप सभी से हम मिलेंगे शाम वाले बैच में, यानी कि आपका 7 बजे तो नहीं, अब 8 बजे से क्लास हो गया ना, क्योंकि हिंदी का चलेगा। और हमारा क्लास देखा जाए सुबह में कल भर बस चलेगा, उसके बाद से तो हिंदी आपका टोटल चलेगा 3 दिन लगातार, 3 दिन में। उसके बाद से हमको समय मिलेगा तो हम लेंगे 3 दिन आपका अभी क्लास चलेगा हिंदी का, क्योंकि हिंदी आपका पहला पेपर है, और पहले पेपर को अच्छा से निकाल दिया जाए। कहीं भी आप जाएंगे पहले जगह पे आपका तो भयभीत होंगे, थोड़ा सा धक धक का मतलब कि क्या होता है, फीलिंग होती है ना, सबका होता है, हम लोग का भी हुआ था, और आप लोग कोई, लेकिन डरने की बात नहीं है। आप तैयार रहिए एकदम पेपर के लिए, और इत्मीनान से जा करके आराम से दीजिएगा, कोई टेंशन नहीं, और कोई किसी प्रकार का कोई बाहरी वातावरण का दबाव का प्रभाव मत रखिएगा अपने आप पे। और हाँ, आप 100% अपना लगाइएगा, जितना हो सके एकदम कुछ छोड़ना नहीं है। पहले जो आता है उस प्रश्न को करते हैं, उसके बाद से जो नहीं आता है उसमें से जो भी कुछ आ रहा है नहीं वाले में, तो उसमें से भी करिए, लेकिन छोड़ करके कुछ प्रश्न नहीं आना है। ठीक है, तो आप सभी लोग प्रश्न कमेंट कीजिए, उसके बाद से हम इस लाइव सेशन को अब समाप्त करेंगे। अभी फिलहाल थोड़ा सा अभी कमेंट हम नहीं पढ़ पा रहे हैं, बस क्या कर रहे हैं। तो आप सभी लोग कमेंट कीजिए, उसके बाद से फिर हम मिलेंगे शाम को। और अभी आपको हिंदी का लाइव सेशन स्टार्ट होगा अभी जस्ट। सर क्वेश्चन 28 नहीं समझ आया, अच्छा और कुछ? शुक्ला जी 50 50 28 याद है सर? क्या याद है मेरे दोस्त, एक ही चीज़ को बार बार कहोगे, क्या कहना चाहते हो? हम आपकी भावनाओं को समझ रहे हैं। 28 नंबर जो क्वेश्चन है, 28 नंबर क्वेश्चन क्या है, क्यों नहीं समझ में आया है आपका? तो 28 नंबर जो क्वेश्चन है आपका, देखा जाए 28 नंबर ये है ना, समझ में क्या नहीं आया? देखो भाई मेरे दोस्त, दो जब समरूप त्रिभुज होते हैं तो उनके संगत भुजाओं का जो अनुपात होता है, इसका वर्ग उन दोनों त्रिभुजों के क्षेत्रफल के अनुपात के बराबर होता है। यानी अगर इन दोनों त्रिभुजों के संगत भुजाओं का अगर अनुपात का हम वर्ग निकालते हैं तो यह उनके क्षेत्रफल के अनुपात के बराबर होता है। और चूंकि दिया हुआ है इस दोनों त्रिभुज के क्षेत्रफलों का अनुपात, देखिए 4/9, और हम जानते हैं कि इसका स्क्वायर इसके बराबर होता है अनुपात के,
यह स्क्वायर को इधर लेकर जाएंगे तो जितने भी पद होते हैं सभी रूट में हो जाते हैं, और इनका हम अगर वर्गमूल निकालेंगे तो 4 का वर्गमूल 2 होता है और 9 का वर्गमूल 3 होता है, यानी कि 2/3 को हम लिख सकते हैं 2/3। इसी को कहा जाता है अनुपात। अब उम्मीद करते हैं आप समझ चुके होंगे। बोलिए अब शुक्ला जी क्या कहना चाहते हैं। अब हमें मोबाइल भी खाली हो गया। अब बोलिए क्या आप कोई और बाकी विद्यार्थी जो भी कुछ कहना चाहते हैं आप कह सकते हैं। शाम का देखा जाए तो साइंस का आप सभी का क्लास होगा। क्या होगा? शाम को आप सभी का साइंस का क्लास होगा, ठीक है। और बाकी सभी लोग कमेंट कीजिए जो भी कुछ। ओके, बहुत बहुत धन्यवाद। समझ में आ गया तो समझ में आना ही चाहिए, क्योंकि जो भी यहाँ पे प्रयास किया जा रहा है आपको समझाने के लिए किया जा रहा है। और कुछ तो अगर वीडियो पसंद आया होगा तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा। और आप सभी को अंत तक जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अभी आपका देखा जाए तो हिंदी का लाइव क्लास स्टार्ट होगा, जो कि हिंदी का क्लास थोड़ा देर तक चलेगा आपका, जिसमें आपका रिवीजन होगा, बहुविकल्पी प्रश्न, अति लघु उत्तरी, लघु उत्तरी, सब क्वेश्चन आपके बताएंगे सर। तो आप सभी लोग जुड़िए। अभी आपका देखा जाए 7 बजे से आप समझिए कि बस कुछ ही देर में स्टार्ट होगा आपका, ठीक है। यानी कि आपका शेड्यूल लग चुका है। आप सभी लोग जुड़िए और जैसे ही लाइव सेशन को समाप्त करते हैं 2-4 मिनट के बाद, यानी कि समझिए कि 50-55 तक आपका स्टार्ट होगा, मतलब 7 बजे से पहले ही स्टार्ट होगा। तो आप सभी को अंत तक जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसे ही आप डेली लाइव क्लास में जुड़िए और अपने दोस्तों मित्रों के पास भी शेयर कीजिए। वीडियो पसंद आया होगा तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा। थैंक यू के साथ हम लाइव सेशन को समाप्त करते हैं।